मैंने तो इस तरफ भी चुनाव लड़के देख लिया और अभी इस तरफ भी लड़के देख लिया। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं वो आपके लिए जीने मरने का सवाल होना चाहिए। डू और डाई, नाउ और नेवर। ये 4 राज्यों एंड पुडुचेरी में इलेक्शंस खत्म हुए हैं, बट जिस तरीके के नतीजे आए हैं मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं थे। चारों स्टेट के अंदर एरोगेंस ने रोल प्ले किया। अपने पर्सनल इंटरेस्ट साइड पर रख के पार्टी जिसके साथ आप जुड़े हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप असम की कांग्रेस की कैंडिडेट से भी पूछेंगे कि आपकी पार्टी का इस बार क्या मैसेजिंग था, तो कैंडिडेट्स भी नहीं बता पाए। मतलब दिल्ली और असम के बीच में, दिल्ली और गुवाहाटी के बीच में संवाद टूट गया था कांग्रेस पार्टी का बहुत दिन के लिए। Every time when you are contesting election, you hear that Congress is short of resources. The first line starts with that पैसे कम है। कांग्रेस पार्टी में पैसे नहीं है। हाँ। मैंने इतने छोटे पैसों में चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ा है कि आपको मैं ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता हूँ, बट ऑफ रिकॉर्ड आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए असम का चुनाव ऐसे शुरू हुआ। लास्ट के 5 दिन में कांग्रेस पार्टी के पास पैसे रखने के लिए नहीं थे। अगर मैं अकेला 19 घंटे काम करता रहा हूँ और लीडर सो रहा हो घर पे, तो मेरे काम का क्या फायदा। तो ये कौन करता है कांग्रेस में? कांग्रेस में इतनी मेहनत करने की जरूरत है और करने वाले कम हैं। कांग्रेस पार्टी में चुनाव का मतलब होता है त्योहार, कि मैं कहां से कौन किस तरीके से अपना कौन सा आदमी कौन सी चीज कैसे फिट कर सकते। ये होता है कांग्रेस? बिल्कुल, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में सबको मालूम है, पर फिर भी लोग चुप रहते हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीतती रहती थी पहले। जब आप लोग स्ट्रैटेजी समझाते होते हैं राहुल गांधी जी को, कितनी आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं वो? His intent is very honest, but this is only as far it can. It requires much more than honest intent. So what according to you then worked for Congress in Kerala? Congress would not like to hear this, but this is more of a vote against the left. So you think that soft Hindutva card being played by the left went against it? Absolutely. Mr. Vijayan's own style also was not liked by many, especially your fraternity. आज जो लोग तमिलनाडु में जीत के आए हैं वो भी 90% तो फर्स्ट टाइमर्स ही हैं। और जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप में भी ऐसा होता है कि जब तक द थिंग्स डोंट फॉल, पीपल थिंक दे आर इनविंसिबल। इंटाइटलमेंट नहीं चलने वाली है। जो लोग इंटाइटलमेंट की वजह से यहाँ बैठे हैं सत्ता में या चेयर्स पे, उल्टी गिनती बहुत स्पीड से चल रही है। अजीत पवार साहब जाने जाते थे बेबाक राय रखने के लिए। इन मराठी ही सेड वन थिंग, अजीत पवार सांगतो, नम्रता प्रथम, ह्यूमिलिटी फर्स्ट। यू कैनॉट डिमांड वोट्स, यू हैव टू अर्न देम, यू हैव टू आस्क देम, यू हैव टू बेग फॉर वोट्स व्हेन पीपल वोट फॉर यू। केरला में देखिए कभी फिल्म्स आई और उससे इम्पैक्ट सोसाइटी पे हुआ, लोग बात करने लगे, चर्चा होने लगी उन चीज़ों के बारे में कि हिंदू मुसलमान के ही कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग ने ये देखा कि ये चला नहीं। थनपुर एक सीट है, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, यहाँ से एक क्रिश्चियन जीत गया। कलमसेरी ये एक हिंदू मेजॉरिटी सीट है, यहाँ से एक मुसलमान जीत गया। कोची क्रिश्चियन मेजॉरिटी सीट है, वहाँ से एक मुसलमान जीत जाता है। पहली बात तो बहुत खुशी की बात है। Of course, As an Indian, बहुत अच्छी बात है। As an Indian, it's a very happy feeling to know। हाँ। बीजेपी कभी अयोध्या हारती राम मंदिर बनाने के बाद। अगर बीजेपी अयोध्या नहीं जीत पाई राम मंदिर बनाने के बाद उसी साल में, तो आप इस बात को, सॉरी टू से, मीडिया प्रेजेंट्स इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग कांग्रेस की एक पर्ची देने आते थे। आ जाते किसी घर पर, बीजेपी को पता होगा ये पक्का कांग्रेस का घर है, उसके घर भी बीजेपी की पर्ची जाएगी, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जाए। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी पोल स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन 100 साल पुरानी है, उसका नाम है RSS। वो एक संस्था है जो एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, को मार्गदर्शन करती है, उस पार्टी को वो गाइड करती है, आइडियोलॉजी पे काम करती है, उस आइडियोलॉजी की पार्टी को मार्गदर्शन करती है, उनके लिए सपोर्ट करती है, उनके लिए कैनवसिंग करती है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते प्रतिष्ठित करती है। यही काम हम लोग या हम जैसे लोग करते हैं। हमने हमेशा सुना है कि राजनीति नंबर्स का खेल है, यानी पॉलिटिक्स इज अ नंबर गेम। जिसके पास जितने नंबर्स हैं वो इतना शक्तिशाली।
और अब हम तो ये मानने भी लगे हैं कि इस नंबर गेम को पॉलिटिशियन से बढ़कर कोई नहीं समझता. दे आर द मैथमेटिशियंस हु अंडरस्टैंड मासेस. लेकिन पिछले एक दशक में इस खेल के असली खिलाड़ी बनकर उभरे हैं कुछ प्रोफेशनल पोल स्ट्रैटेजिस्ट जो किसी पार्टी को जिताने के लिए सिर्फ गणित नहीं लगाते बल्कि टेक्नोलॉजी, मैन पावर और उसके साथ वोटरों के दिमाग को पढ़कर पार्टी की ताकत और कमजोरी को पहचान कर ऐसी रणनीति बनाते हैं कि राजनीतिक रूप से कोई घायल पार्टी भी घातक बन जाए. राजनीति के इसी नए डिजाइन को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिजाइन बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा, जो हाल में ही हुए असेंबली इलेक्शंस को हमारे लिए अनबॉक्स करेंगे. तो नरेश अरोड़ा जी, वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट इनसाइड आउट. And I want to straight away start by asking कि भाई all of you are in the category of that poll strategist, quote unquote poll strategist. Now please make me understand, how does a poll strategist function? Are you like the doctors and lawyers who always keep learning, professional learners जो कभी नहीं रुकते हैं? और are you like those pilots जिनके पास कभी गलती की कोई गुंजाइश नहीं? डॉक्टर्स तो बेचारे लर्न करते हैं अपनी गलतियों से, लॉयर्स भी. बट डू यू पीपल, हाउ डू यू फंक्शन? डू यू लाइक फंक्शन विद कंप्लीट क्लैरिटी की गलती नहीं हो सकती है कि हमने काम लिया है तो हमें जिताना है, पर ऐसा होता भी नहीं है, हर बार तो होता नहीं है. मेगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट. बहुत देर से हमारी बात चल रही थी तो आज फाइनली हम बात कर रहे हैं. बिल्कुल. देखिए, आपने बात स्टार्ट की कि जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या कोई और भी ऐसे प्रोफेशन है जिसमें गलती की गुंजाइश होती है, तो क्या आप लोग सीखते हैं? तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी के जो 4 विधानसभा नतीजे आए हैं विधानसभा के राज्यों में, उसने फिर एक बार दोबारा बताया है कि चुनाव के अंदर आपको हर चुनाव कुछ सिखाएगा, हर बार कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आप उस चुनाव के भागीदार हैं या नहीं हैं. तो इसमें तो लर्निंग सदा ही चलती रहेगी. बड़ी महंगी पड़ती है ना आप लोग की गलती, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हायर करता है और वो ठीक से काम ना करे, उसकी स्ट्रैटेजी ना चले, तो बड़ी महंगी पड़ जाती है पार्टी को, इवेंचुअली आप लोग को भी. Yes, of course. I mean, the higher the stakes, the higher the risks, and the higher the collateral damages, and the higher the rewards as well. But अगर देखा जाए तो इंसान कोई भी प्रोफेशन में हो, गलतियों तो करेगा और गलतियों से सीखना भी पड़ेगा. चाहे वो जिसको आप पोल स्ट्रैटेजी कहते हैं या इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, कोई भी बात करें, हर आदमी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश ही करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई मशहूर आदमी है या कोई कम मशहूर आदमी है या बिल्कुल बैकरूम से काम करने वाला है, वो अपनी तरफ से कोशिश तो बेहतर करता है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हो सकता है कुछ काफ़ी राजनीतिज्ञों को ये बात पसंद नहीं आए. हम लोगों को राजनीतिक लोगों को देखने का एक नज़रिया होता है पब्लिक का, पर जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि वो भी आपके जैसे इंसान ही हैं. और गलतियाँ उनसे भी रोज़ होती हैं, रोज़ होती हैं गलतियाँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और गलतियों का स्कोप बढ़ जाता है. जरा एग्जाम्पल से समझाएं. अब एग्जाम्पल तो मैं ऐसी वाली दीजिए जो जिससे आप मुश्किल में ना पड़े. नहीं, मुश्किल में पड़ने की बात नहीं है. पब्लिक डोमेन में बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि कई बार कई राजनीतिज्ञों ने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी है कि कुछ चीज़ें उनसे गलती हुई या गलत काम हुआ. मैं किसी को एग्जाम्पल कोट नहीं करना चाहूँगा. अपनी तरफ से कोशिश तो हर आदमी ये सोच के करता है, इन द हाइंडसाइड एवरीवन इज वाइज, वी आर आल्सो वाइज. सो गलतियाँ तो होती हैं और गलतियों से हम भी सीखते हैं. हमारे प्रोफेशन के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, चाहे मैं खुद काम करता हूँ, मेरे तो आप अगर सोशल मीडिया हैंडल्स के प्रोफाइल में बायो में देखेंगे तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं आपको कुछ और नहीं मिलेगा. द वर्ड इज लर्नर. अच्छा, okay. So every day we learn something, and in our profession it makes us, it humbles us every day. All poll predictions, so many exit polls, etc., etc. Oh God, don't start with exit polls, please. I mean, it's not about exit polls. It's about the game of election prediction, contesting elections. People who have been part of this particular election also. I'm sure they've had different calculations. Those calculations were probably in their favor. But the results were probably not expected to some of the people who have won as well. The kind of slides that they got and the kind of margins that they got. So it's a very difficult job, to be honest. As a poll strategist, do you really believe in the exit poll
process that they follow? Do you believe that whatever they come back with, the numbers that they come back with, are really close to reality? Because again, time and again, they've been proven wrong. I mean, क्या मतलब है इन numbers का? Who believes? I don't believe them. Do you? See, of course, we are not an exit poll agency or we don't do these things. But But you're a poll strategist. That's what I'm asking you. Whenever we are involved in an election, so we also try to see that post polling what the outcome could possibly be. For that we have elaborate mechanisms. But I don't know what mechanisms other people are using. Especially the ones who are getting it wrong most of the times. And I believe that when we undertake such exercise, we feel the burden of it, reason being because we see that it's a very extensive exercise. Okay. It's not a small exercise that in 1 hour after polling you will be able to get out some data and you'll be able to do it. It's a long drawn process. It requires huge amount of resources. And people generally don't deploy that because this game has become so fickle. So people have been just trying their luck, and some of them who've been getting through are reaping the benefits of it. And the ones who are not able to get it right, they are of course not getting the kind of recognition they are looking for. In fact, they are getting flag for the process as well. Who are we talking about? I mean, I'm not talking any names. I'm not talking any names. No, but Access My India, let's talk. Access My India did whatever they had to do in Bengal. I'm pretty sure he went through the entire process. Now he's talking about it. But जिस दिन देना था, उन्हें numbers देने थे, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया number देने से. अब इस क्या होता है आप बताइए ना, आप भी तो पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप बताइए क्या होता है? प्रेशर डाली जाती है, डर लग जाता है, गलत लगता है कि गलत हो जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक गोज ऑन इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज एंड एट द 11th आवर वो आके कहेगा कि मैं नंबर्स नहीं दे सकता हूँ? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी. क्या लगता है आप लोगों को? मैं इसमें तो स्पेकुलेशन है. मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि क्या हुआ होगा. आपके साथ क्या हुआ था ये तो बता दीजिए. मेरे साथ कुछ नहीं हुआ. मैं तो ये काम ही नहीं करता हूँ. मैंने एक बार एक मीडिया हाउस के साथ हमने पार्टनरशिप में 2022 के चुनाव में पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और गोवा एंड मणिपुर ऑल्सो 5 राज्यों के थे. तो हमने ओपिनियन पोल उसमें किया था. तो एक राज्य के नंबर्स के ऊपर काफ़ी बवाल हो गया था. तो हमें एक दिन रुकना पड़ा. एक दिन रुकना पड़ा. हम शो नहीं कर पाए क्योंकि वो शो भी मैं ही एंकर कर रहा था शायद. या तो बट मैं अपनी बात पे टिका रहा कि जो नंबर्स हैं दिखाने तो वही पड़ेंगे. जो नंबर्स नहीं है वो नंबर्स नहीं दिखाए. थोड़ा खुल के बताइए ना, किसके नंबर्स थे, कौन सा राज्य था? एक राज्य था जिस राज्य के अंदर हम जो वास्तविकता थी बाद में रिजल्ट वही आया. ठीक है. कौन सा राज्य था? वो मेरा गृह राज्य था, पंजाब. पंजाब था. और किसके नंबर्स थे ये? जो पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी. ठीक है. तो आप ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली. प्रॉब्लम किसको हो रही थी? किसी को तो हो रही थी. किसको हो रही थी? किसी को तो हुई प्रॉब्लम. तो ऐसे प्रेशर आते हैं. ऐसे प्रेशर आते हैं. तो वो प्रेशर क्या थी कि नंबर्स मत दिखाइए? ऑफ कोर्स प्रेशर था कि आप जो नंबर्स हमारे पास थे या जो नंबर्स जमीन से आए थे उस नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम थी. बट इवेंचुअली टू द क्रेडिट ऑफ द नेटवर्क, जिस चैनल पे आप चला रहे थे, they backed our numbers, they backed me, and then eventually we were able to show the numbers that the ones which came from the. So आपने प्रेडिक्ट किया था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी. Yes, of course. और वो जीती. Yes, of course. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Now let's come to the assembly elections. नरेश जी, अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं. ये 4 राज्यों एंड पुडुचेरी में इलेक्शंस खत्म हुए हैं. बट जिस तरीके के नतीजे आए हैं मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं थे. एटलीस्ट आम जनता को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. हम जैसे लोग जो ज़मीन पे जाकर मिल रहे थे, बात कर रहे थे, कवर करने की कोशिश कर रहे थे, शायद हमें हल्का अंदेशा था. बट मेजरली पीपल डिड नॉट रियली थिंक दैट दिस काइंड ऑफ इलेक्शन, स्पेशली इन तमिलनाडु फॉर TVK टू बी 100+, इतना तो नहीं सोचा था लोगों ने. तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी पे ज़रा भी ममता नहीं दिखाई लोगों ने वहाँ पर, है ना. वहाँ तो मतलब पत्ता ही साफ कर दिया. उसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स दशकों से उस तरीके से चली आ रही है. वो जो डुओप्ले थी बिटवीन AIADMK, कभी DMK, वो भी ख़त्म करके TVK बिल्कुल राइज़ करता है. कहाँ से राइज़ करता है समझ में भी नहीं आता कि 3 साल में TVK ने कैसे कार्डर्स इतने बनाए कि इस तरीके के नंबर्स उसने जीत लिए. आप असम में देखिए, गौरव गोगोई
इतनी बुरी तरीके से हार जाते हैं, वेदर इट इज गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, मतलब गोगोईज आर, बुरा हाल हो गया वहां पर। और केरलम में 5 दशक के बाद हमारे पॉलिटिकल मैप में लेफ्ट के लिए अब कोई, there's no space left for left in India, ये आप कह सकते हैं with UDF now coming to power। तो ये इतनी इस तरीके का जो आया है रिजल्ट्स, लार्जर पिक्चर आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट वर्क? सी, अगर आप इन 4 राज्यों की बात करें, उसमें एक राज्य में पार्टी वापस सत्ता में आई और 3 राज्यों में इनकम्बेंट को हार का सामना करना पड़ा। पर फिर भी चारों में 2-3 कॉमन फैक्टर देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टेट में डिटेल में हम अलग बात भी कर सकते हैं अलग स्टेट की, बट अगर चारों स्टेट में कुछ कॉमन डिनोमिनेटर देखें, सबसे पहला मैं देखता हूं द एरोगेंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द पार्टी, द रूलिंग पार्टी, विच एवर पार्टी। रूलिंग पार्टी अगर आप फिर आप कहेंगे, हो सकता है कि आप सीधा बात करें असम की, कि असम के तो अंदर रूलिंग पार्टी वापस आई, तो उनकी एरोगेंस अगर उनकी थी तो ठीक है। चारों स्टेट के अंदर एरोगेंस ने रोल प्ले किया। एक ओके, इजियर टू टेल अबाउट केरला, दैट ऑफ कोर्स उसमें जो एलडीएफ था उसकी एरोगेंस की बात कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उस पर, डीएमके का कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में दीदी का कर सकते हैं, असम में कांग्रेस का कर सकते हैं, असम में कांग्रेस का भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अगर देखें कि कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव में हमेशा से पीछे थी, ऐसा किसी को भी शंका नहीं थी जी, पीछे दिख रही थी, पार्टी पीछे को भी थी, नहीं थी, पार्टी को भी नहीं थी। अब जब आपको शंका नहीं है कि आप चुनाव में पीछे चल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे? आप जो बचा होता है या जो दिख रहा होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट वहां पे जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो लोग कर भी रहे थे पार्टी की तरफ से भी, उनकी आपस में भी संवाद खत्म हो गया। ठीक है। और वो संवाद खत्म किस बात पे? किस बात पे? कि आपको किसी को टिकट किसी की मर्जी से नहीं मिल रहा, किसी की मर्जी से पैसा खर्च नहीं हो रहा, किसी की मर्जी से कोई नियुक्तियां नहीं हो पा रही, किसी की मर्जी से कोई कैंपेन प्लान नहीं बन पा रहा। व्यक्तिगत ईगोज की एरोगेंस इन कांग्रेस इन असम, कांग्रेस पार्टी। आप इस समय में, ऐसे समय में आप लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट साइड पे रख के पार्टी जिसके साथ आप जुड़े हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस बार चुनाव हो गए खत्म तो उसके बाद अगली बार आप लोगों ने राजनीति छोड़ देनी है। पार्टी को तो फिर लोगों की जरूरत रहेगी और आपको भी उसी पार्टी में अगर राजनीति करनी है तो एरोगेंस नहीं चलनी चाहिए। और बाकी की 3 किसकी एरोगेंस की बात कर रहे हैं आप? जो भी लोग सरप्रस्त थे वहां पे, जिनके भी लोगों के हाथ में वहां पे कांग्रेस की बागडोर थी, चाहे वो गौरव गोगोई के हाथ में थी, स्टेट लीडरशिप हो, सेंट्रल लीडरशिप जो हो, आपस में अगर संवाद ही नहीं करेंगे, आपस में बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे पार्टी चलेगी, कैसे कोई चुनाव लड़ेगा? मैं थोड़ा पूछ लूं आपसे डिटेल में, कौन किससे नहीं बात कर रहा था वो बता दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेट लीडरशिप अगर सेंट्रल लीडरशिप से बात नहीं कर रही है, सेंट्रल लीडरशिप स्टेट लीडरशिप से बात नहीं कर रही, टिकट मुद्दा हो या किसी और का चीज का मुद्दा हो, ठीक है, और उसमें आप बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, या सामने वाले की अगर वो कर रहे हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, ठीक है, तो वर्चस्व की लड़ाई के अंदर आप एरोगेंस को अगर आप साइड पे रख के नहीं बात करेंगे पार्टी के इंटरेस्ट में, तो चुनाव आप 50 बार और लड़ लें, परिणाम सेम ही आएगा। तो आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किसके हिसाब से टिकट? पिछली बार मैंने कांग्रेस के साथ वहां पे असम में काम किया था, ठीक है, और पिछली बार भी कांग्रेस की स्थिति वहां पे अच्छी नहीं थी। इस बार और बुरी हो गई। इस बार का तो अब सबके सामने ही है, 5 साल पुरानी बात तो हो सकता है कि दर्शकों को याद नहीं हो या याद करानी पड़े। सभी नेताओं ने, 6 नेता थे उस टाइम पे, सुष्मिता देव भी उस टाइम पे पार्टी में थी, भूपेन बोरा भी उस टाइम पे पार्टी में थे, रिपुन बोरा उस टाइम पे पीसीसी अध्यक्ष थे जो इस बार पहले टीएमसी में थे, वापस आए। सब लोगों ने मन लगा के, प्रद्युत बौदले भी थे, सब लोगों ने मन लगा के अपना बेस्ट देने की कोशिश की। गौरव भी थे, सबने बेस्ट देने की कोशिश की। ये स्थिति हो गई थी वहां पे मेगा जी की दिल्ली के नेशनल चैनल्स ये सर्वे चलाने लग गए थे कांग्रेस पार्टी वहां जीत रही है। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां पे दिखने लग गई थी। ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं थी, हमें मालूम था, ठीक है, बट क्योंकि सबने एक यूनाइटेड एफर्ट किया,
और सबको दिख रहा था ठीक है। यहाँ पे सब लोग यूनाइटेड काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके दर्शकों के लिए आपके लिए बताता चलूं कि सुष्मिता देव सिलचर से आती हैं, जहाँ पे सीएए के मुद्दे पे बंगाली हिंदूज को जो कांग्रेस पार्टी ने लाइन ली उससे आपत्ति थी, वो आपकी राजनीति नहीं चल सकती उनकी, वो भी उस मंच पर आकर बैठने को तैयार हुई जिस मंच के ऊपर इस प्रकार की राहुल गांधी बात कर रहे थे, सो दैट द पार्टी लुक्स यूनाइटेड। ठीक है। और उसमें सबका योगदान था, ठीक है। उसमें किसी एक का योगदान नहीं था, पर सबको कोई संचालित कर रहा था, कोई बात समझ। पर इस बार अगर आप असम की कांग्रेस के कैंडिडेट से भी पूछेंगे कि आपकी पार्टी का इस बार क्या मैसेजिंग था, तो कैंडिडेट्स भी नहीं बता पाएंगे। और क्यों? क्योंकि किसी ने कोई वार्तालाप, कोई संवाद किसी के साथ था ही नहीं। मतलब दिल्ली और असम के बीच में, दिल्ली और गुवाहाटी के बीच में संवाद टूट गया था कांग्रेस पार्टी का बहुत दिन के लिए, बहुत दिन के लिए। कौन किससे नहीं बात कर रहा था? गौरव राहुल गांधी से नहीं बात कर रहे थे, ऐसा था क्या? गौरव राहुल गांधी तो वहां के इंचार्ज है नहीं, वहां पे तो जो आदमी किससे नहीं बात कर रहा था फिर? मैं वही बता रहा हूँ, राहुल गांधी तो वहां पे कांग्रेस को डील नहीं करते हैं ना। कांग्रेस का एक सिस्टम है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहता है, एक पीसीसी प्रेसिडेंट रहता है, एक सीएलपी लीडर रहता है, ये 3 लोग मेन रहते हैं। फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन लगाया जाता है, जो इसमें प्रियंका जी थी। तो आपस में संवाद ही नहीं जब हो रहा, तो कैसे पार्टी चलेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? और फिर उस ऐसी पार्टी के सामने जिसका ऐसा नेता मुख्यमंत्री के तौर पे था सामने, जो आप जानते हैं, आप अच्छे से उनको आप मिले हैं, आपने भी खूब उनके इंटरव्यू देखे हैं, किए भी हैं इंटरव्यू, उनके सामने आप लोग इतनी डिवाइडेड हाउस में चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव में आप काम कर पाएंगे? किसको जिम्मेदार मानते हैं? मतलब मैं जिम्मेदार ठहराने वाला कोई नहीं हूँ। नहीं, आप तो काम कर चुके हैं उन लोगों के साथ, गलती कहाँ पर हो रही है? मैं जब चुनाव लड़ने जाता हूँ ना, मैंने तो इस तरफ भी चुनाव लड़के देख लिया और अभी इस तरफ भी लड़के देख लिया, यानी कि 2 ध्रुवों के, एक आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ध्रुव है और एक भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने दोनों तरफ चुनाव लड़के देख लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं, वो आपके लिए जीने मरने का सवाल होना चाहिए। डू और डाई, नाउ और नेवर। That should be the attitude. That is the approach if you take. Yeah. That will require less of resources, more of willpower and intent. Okay. That is something which I think needs to be addressed. And for that, they don't need money. Every time when you are contesting election, you hear that Congress is short of resources. Of late, I think that they are still having, because they are in power in few states. But with the number of elections that I have contested with them, the first line starts with that, पैसे कम है कांग्रेस पार्टी में, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, अब पैसे नहीं है, अब चुनाव की बात शुरू करते हैं। तो मैं हर बार करता था। मैंने इतने छोटे पैसों में चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ा है कि आपको मैं ऑन कैमरा तो नहीं बता सकता हूँ, बट ऑफ रिकॉर्ड आपको बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगी। और मैं हर बार बोलता था उनको। पिछले असम के चुनाव की बात ही बता देता हूँ। पिछले असम का चुनाव ऐसे शुरू हुआ कि आप करें काम, हमने काम चालू किया और अब पैसे कम हैं, पैसे लास्ट के 5 दिन में कांग्रेस पार्टी के पास पैसे रखने के लिए नहीं थे। रखने के लिए मतलब चुनाव बिल्कुल नजदीक रहता तो थोड़ा सा आचार संहिता भी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज डिफरेंट, बट पीपल वर वांटिंग टू गिव कांग्रेस पार्टी। मतलब इतने आ गए कि रखने की जगह नहीं थी, इसलिए नहीं थी। रखने की जगह इज अ मेटाफोर कि भी पीपल वर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द cause because they saw that Congress is putting an effort and there is a possibility in Assam in last 2021 अच्छा, इतने पैसे आ गए थे अंत में। See, if you have you are taking everything out of your pocket. Correct. And someone comes and starts contributing, one Donating. person comes, second person comes, third, fourth, fifth, sixth, this is beyond your expectation, right? Now if it is beyond your expectation, that means you're doing something right, and that was the intent. Okay. And this is just one story. There are many such stories. I was in 2018 contesting in Chhattisgarh. So Congress के लिए, Congress party. So we were working with Mr. T.S. Singh Deo. ठीक है. Mr. T.S. Singh Deo and me were one day going to the helipad from his house, and one journalist called, local journalist called. I remember his name was Pappu. The journalist name was Pappu. So he was talking something to Mr. Deo, and Mr. Deo was speaking. I could only hear what he's saying. So one line he said to him. He said, "Pappu bhai, अगर सिर्फ पैसे से ही चुनाव जीता जाता तो जो आदमी एक बार सत्ता में आता वो कभी सत्ता के बाहर नहीं जाता." सही बात है.
जज्बे की जरूरत थी। और उसी चुनाव में 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों के चुनाव साथ में होते हैं। तीनों राज्यों में बहुत हाई स्टेक इलेक्शन था, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि वहां पे 2 उभरते हुए चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, साथ में 2 ओल्ड वॉर हॉर्स थे। ठीक है। कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी। तो वो हाई प्रोफाइल इलेक्शन थी और राहुल जी अध्यक्ष थे। तो सबसे लो प्रोफाइल इलेक्शन थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह 3 बार के, और कांग्रेस पार्टी की 2/3 मेजोरिटी आई थी वहां पे, और सबसे कम पैसे खर्च हुए थे वहां पे। और कांग्रेस पार्टी के पास वहां पे लीडरशिप भी, जीरम घाटी के कांड में सारी लीडरशिप भी, सीनियर लीडर वाज गन डाउन। तो दे वर फाइटिंग विद न्यू पीपल। भूपेश बघेल थे, टी.एस. सिंहदेव थे, ताम्रध्वज साहू थे, चरणदास महंत थे, और कांग्रेस की वहां पे आई थी। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया। पर वो छोटा राज्य भी है ना। बात छोटे और बड़े राज्य की नहीं है मेघा जी। 3 बार के मुख्यमंत्री वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज का मुकाबला आप कीजिए सामने वाले के साथ। और रमन सिंह जी की छवि खराब नहीं थी। What do you think worked in Chhattisgarh? Intent, willpower. So, and are you saying that intent is completely lacking in the Congress? What are you saying? The killer instinct is not there. The killer instinct is not there. Every election, I'll tell you very honestly. When I have been part of conversations in the closed rooms, I have generally found this feeling amongst the conversations in the Congress party. In the Congress party, yes, that they are always fighting for the next election. What do you mean by that? And I said the same thing about Assam to a Congress leader, that I think the changes that you have made, people are preparing for the next election. And when you are thinking, are they perpetually in that mode? वो हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ही लड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्लान करते हैं। आप 2020 का दिल्ली का चुनाव याद कीजिए जी, जिसके अंदर केजरीवाल जी की सरकार रिपीट हुई थी जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में गृह मंत्री जी ने जितनी मीटिंग 2025 के चुनाव में की उससे ज्यादा की होंगी उन्होंने। ओके। तो उनके पास भी सर्वर है, उनके पास तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, हम जैसे लोगों के उनके पास इनपुट्स भी हैं, सब इनपुट्स हैं, तो उनको भी मालूम है कि ग्राउंड पे रिजल्ट क्या है। ठीक है कि वो नहीं जीतेंगे। एफर्ट की कमी तो नहीं थी। एफर्ट की और अगर आपको कोई चीज, अगर आप कांग्रेस पार्टी हैं और आपको भी चुनाव जीतने हैं और आपकी अपनी प्लेबुक नहीं चल रही है, या आपकी टूल बुक या आपकी टेम्पलेट नहीं चल रही है, तो आप सामने वाले से कुछ ले भी सकते हैं ना, अगर वो चीज अच्छी है तो। दैट इज। और क्या लेना चाहिए था उन्हें सामने वाले से? मेहनत, हार्ड वर्क। मैंने लास्ट इलेक्शन महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ अजीत पवार के लिए लड़ा था, आपको याद है, स्वर्गीय श्री अजीत पवार। उससे पहले मैं लड़के आया था अशोक गहलोत जी के साथ, उससे पहले मैं लड़के आया था डीके शिव कुमार के साथ। ये 3 सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि पीछे लिस्ट तो लोग शायद भूल जाएं। मैंने डीके शिव कुमार के साथ 2 साल काम किया बिफोर इलेक्शंस। मैंने उस बंदे को एक दिन छुट्टी लेते नहीं देखा, नॉट इवन अ सिंगल डे। अब वो आदमी अगर 18 घंटे काम कर रहा है तो हमको 19 करना पड़ेगा। अगर मैं अकेला 19 घंटे काम करता रहा और लीडर सो रहा हो घर पे, तो मेरे काम का क्या फायदा, या मेरे जैसे किसी के भी काम का क्या फायदा? तो ये कौन करता है कांग्रेस में? कांग्रेस में इतनी मेहनत करने की जरूरत है और करने वाले कम है लोग। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं। आप राजनीति में जब आते हैं ना, आपको ये बात याद रखनी पड़ती है कि आपकी पर्सनल लाइफ अब आपने कुर्बान कर दी है। अब आप पर्सनल लाइफ, जनता के रहमो करम पे आप पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। सही बात है। पॉलिटिशियन जनरली उल्टा ले लेते हैं कि अब मैं इस प्रोफेशन में आ गया हूं, अब मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया हूं, अब मैं पहले अपनी पर्सनल लाइफ ठीक करता हूं, चाहे वो फाइनेंशियली ठीक करनी है, चाहे वो सोशली ठीक करनी है, चाहे वो उनके कोई अरमान और ख्वाब जो उन्होंने बचपन में देखे होंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होते हुए तो देखा नहीं मैंने। वहां पे ना होने के 2 कारण हैं। पहला कारण कि अनुशासन इतना सख्त है, और अनुशासन गांधी जी कहते थे भय से आता है, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम फियर। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में भय से इतना अनुशासन अगर है? आपका लीडर सशक्त है, जब आपके लीडर के पास इतनी पार है, इतनी इज्जत है, या उसका एहतराम है, तो आपको उसके नीचे डर के तो रहना ही पड़ेगा कि वो अगर हमारी बात को काटेगा या हमारी गलत बात को देखेगा। ठीक है। पर अगर दूसरी तरफ लीडरशिप वीक होगी या उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो नीचे के सोल्जर्स भी फिर सोचेंगे कोई बात नहीं, अगर जनरल और कमांडर इजी है तो हम भी इजी रहेंगे। तो अगर डीके शिव कुमार 18 घंटे दिन में काम कर सकते हैं, तो कांग्रेस में ऐसे कितने लीडर्स हैं? आपने कांग्रेस पार्टी में
कितने आपने इलेक्शंस लड़े हैं कांग्रेस के साथ? 11 मैंने 11 इलेक्शंस आपने लड़े हैं कांग्रेस के साथ। तो अब आप हमें बताइए, आपने तो अलग अलग लीडरशिप, अलग अलग लीडर्स कांग्रेस के, उनके साथ इलेक्शंस लड़े, अलग अलग राज्यों में लड़े हैं। अब बताइए कि डीके शिव कुमार अगर इतने मेहनती हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो कांग्रेस में और ऐसे कितने लीडर्स हैं, आप गिना सकते हैं? ऐसे इट्स अनफेयर टू टेक नेम्स, बट आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ चुनाव को लड़ने के तरीके का। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़ रहे थे, रोटी पलटने की प्रथा है, पर फिर भी जज्बे से चुनाव लड़ा जा रहा था और बहुत हाई स्टेक इलेक्शन था, ऑलमोस्ट कांग्रेस जीत गई थी वहां पे। चुनाव के दौरान एक दिन अशोक गहलोत साहब को अपने ही घर के ड्राइंग रूम में चोट लग गई। चोट इतनी भयानक लगी कि उनके दोनों पांव के अंगूठे फ्रैक्चर हो गए। मुझे याद दोनों है। पांव के, मतलब इट्स अ वेरी रेयर थिंग by the virtue of being CM, so he had all the protocols and doctors at what protocols I remember provide. he was in wheelchair for some time. He campaigned in wheelchair every single day, because मेरे को चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। जब मैंने काम भी शुरू किया था, और ये भी बड़ा एक it's a funny incident. So when we started working, and in the meeting where we sealed everything, Yeah. so he was on his bed in his bedroom. Okay. And there was a drip, IV drip, which was going on because he had just recovered from a bout of pneumonia. Okay. तो वो चल रहा था और मेरे को रात को हम मिले, जनरली वो रात को उनका मिलने का टाइम रहता है, तो ऐसे नरेश कल से काम हमको चालू करना है। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैं कहा साहब उस टाइम पे कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे अभी, तो आई वॉज बिजी इन कर्नाटक। तो मैं बोला सर अगर आपने चुनाव लड़ने के लिए लड़ना है फिर आपको नरेश की जरूरत नहीं है, आप किसी और से भी बात कर सकते हैं, पर अगर आपको चुनाव जीतने के लिए लड़ना है फिर हम काम मिलके करने की कोशिश करेंगे। बोले जीतने के लिए लड़ना नहीं है, जीतना है, इस जज्बे से लड़ना है। मैं तेरे को इसलिए निमोनिया में जब मैं किसी से नहीं मिल रहा, अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर से नहीं मिल रहा, तेरे को मैंने बुलाया ताकि बात करूं, टाइम वेस्ट नहीं हो सके। इस जज्बे से काम करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में मुझे कम दिखते हैं। कहें जो मर्जी, अपने मन से पूछें, कांग्रेस पार्टी में चुनाव का मतलब होता है त्योहार। दिल्ली से लेकर जिस भी स्टेट कैपिटल में चुनाव हो रहा होता है, रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट होती है, various kind of activities are undertaken in an election, whether it is from putting a banner to setting up a rally to hiring of various other things. Everything is a moment to seek something for someone, to everyone. कि मैं कहाँ से कौन किस तरीके से अपना कौन सा आदमी कौन सी चीज कैसे फिट कर सकूं। ये होता है कांग्रेस? बिल्कुल, ये कांग्रेस में होता है और कांग्रेस में सबको मालूम है, पर फिर भी लोग चुप रहते हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीतती रहती थी पहले। ठीक है, अब चुनाव जीते नहीं जा रहे, कल्चर सेम है, और जो आदमी उस कल्चर को क्वेश्चन करता है वो आदमी या तो सिस्टम से बाहर रख दिया जाता है या सारा सिस्टम उसका दुश्मन बन जाएगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। जहां जहां ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाता है, और मैं ईमानदारी सिर्फ पैसे की बात नहीं करता हूं, ईमानदारी पैसे से नहीं होती है, ईमानदारी सबसे पहले होती है कि आप जिसके लिए जिसके साथ हैं उसके प्रति आपकी भावना क्या है। जैसे एक पुरुष और स्त्री का जो रिश्ता होता है, जिसको रोमांटिक अफेयर बोलते हैं या लव अफेयर बोलते हैं, मैं उसमें भी देखता हूँ कि सबसे बड़ा एक कौन किससे कितना प्यार करता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन किसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, किस पे कितना ट्रस्ट करता है। दैट इज अ बिगर इंसेंटिव और बिगर डिनोमिनेटर टू गेट द रिलेशनशिप थ्रू। Similarly, for a party, because parties are generally loose organizations. Everyone comes to a political party for either power or money. Rarely someone comes selflessly devotion. Even in BJP, whosoever says that they are ideologically totally committed, but at the end of the day, they are in the profession of politics. And from politics, if they are driving things, they would need power to bring any change. If they are totally committed to the but you intent. do see a lot of people, especially the top leadership, ideologically committed towards Fair- change, fair and enough. they would Even in like. Congress party it is. But now if you are committed, you need to ensure that down the line your team has to be equally committed to the same cause. If that is not happening, you can keep making 1000 ideas and strategies. Naresh can keep making 100 strategies if his execution is an idea is only as good as its execution. तो आपको कांग्रेस पार्टी में इतना कोई कमिटेड नहीं दिखता है टू द आइडियोलॉजी,
to genuinely wanting to bring change for the progress of the people, for actual, real, true development. Everyone wants no to one do, is devoted no, for no, this everyone cause. wants to do good for the people. It's not, that's not the problem. The problem is no one wants to put the effort in the way it is required, apart from couple of them. I mean, senior leaders में जिनके सबसे हाईएस्ट स्टेक है वो कोशिश तो करते ही हैं अपनी तरफ से, बट उनकी भी एक सीमा है ना, वो कहाँ तक जाएंगे. उसके नीचे लंबी लिस्ट रहती है, लंबे लिस्ट लोगों की रहती है, दिल्ली से लेके किसी भी स्टेट कैपिटल तक. अब उस लिस्ट को पकड़ के रखना, उस जो पाइपलाइन है उसको कंट्रोल करना तो टीम के कमांडर का काम है, जो भी उस शिप को स्टेयर कर रहा है उस टाइम पे. तो शिप को स्टेयर तो नरेश जी फिर बात कर ले, शिप तो स्टेयर राहुल गांधी ही कर रहे हैं. राहुल गांधी, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, राहुल आपने 11 स्टेट में कांग्रेस के लिए काम किया नरेश जी, राहुल गांधी जी से भी तो इंटरैक्शंस हुए होंगे. एज अ पोल स्ट्रैटेजिस्ट मुझे समझाइए, हाउ गुड, बैड, हाउ इज ही विद अ पोल स्ट्रैटेजिस्ट? अगर जब आप लोग स्ट्रैटेजी समझाते होते हैं राहुल गांधी जी को, कितनी आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं वो, कितनी इम्प्लीमेंट करते हैं? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ? I can tell you that he is very well meaning. His intent is very honest. But this is only as far it can be. It requires much more than honest intent. His intent is absolutely honest. हाँ, so you are saying honest intent. Honest Beyond intent, absolutely honest intent. Beyond that, it requires a lot more. Like hard work, complete dedication, responsibility, accountability. In Congress Party, आप किसी भी स्टेट इंचार्ज को एक इलेक्शन के बाद दोबारा दूसरी स्टेट मिलते हुए 6 महीने में देख लेंगे. अगर आप एक स्टेट के इंचार्ज हैं और आप वो स्टेट नहीं जिता पाए, या आपके इंचार्ज होने के बाद वो स्टेट नहीं जीत पाए, तो बीजेपी में क्या होगा? क्या उनको उससे बड़ी स्टेट दे दी जाएगी? या आपने कभी आज तक ऐसे एक एग्जांपल देखा? याद नहीं. दो नेशनल पार्टीज हैं जिनके यहाँ पे स्टेट इंचार्जेस का कल्चर है. बाकी की जो भी नेशनल पार्टी स्टेटसेस वाली हैं उनकी बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. ठीक है. आपने कभी आप एक एग्जांपल निकाल के बताइए. पर कांग्रेस में ये होता है. कांग्रेस में यही होता है, यही हो रहा है. क्यों हो रहा है? आप लिस्ट देखिए ना इंचार्जेस की. हाँ. जो जनरल कांग्रेस के अंदर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. ओके. द रीजन बीइंग स्टेट लीडरशिप हैज इट्स ओन इंटरेस्ट्स. If the state has a strong leader, then the strong leader will have his own likes and dislikes. Okay. Now Delhi, because it is a national party, so Delhi's whims have also to be accommodated. Okay. Now Delhi will not talk directly to the state leader, and state will not talk directly to the, because they want to have a buffer. कहीं आंख की शर्म है, इज्जत है, उन्हीं तो जनरल सेक्रेटरी प्लेज द पीस मेकर. ठीक है. वो उनकी सुनेगा, उनकी भी सुनेगा, कोशिश करेगा कि अच्छी बात आपस में पहुंचा दें, खराब बात को रख लें. ठीक है. अब उसमें अगर आप सक्षम नहीं है, आप कामयाब नहीं हो पाए, और कांग्रेस के अंदर स्टेट इंचार्ज का इतनी पावर होती है कि पीसीसी प्रेसिडेंट को वो इररिलेवेंट कर देता है कई बार. ठीक है. कई बार, सब जगह पर कई बार. अब वो स्टेट इंचार्ज अगर वो काम अच्छे से नहीं कर पाता, उसको 6 महीने मिले, 1 साल मिले, 2 मिले, 4 साल मिले, 5 साल मिले, तो उसके बाद आप उसके साथ क्या करेंगे? मुझे आप बताइए. मान लीजिए आप राहुल गांधी हैं, आप क्या करेंगे? आप उसको हटाएंगे, उसको डांटेंगे, उसको थोड़े देर के लिए बोलेंगे तुम जाओ दोबारा प्रैक्टिस करके आओ. क्रिकेट के अंदर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको टीम से बाहर रख के बोला जाएगा ना तुम अच्छे से खेल. तो राहुल जी क्या करते हैं? कांग्रेस पार्टी में ये होता है कि वो इंचार्ज को किसी नई स्टेट दे दी जाती है. क्यों? तुम ये कर लो. क्या सोच है? अभी सोच तो मैं तो इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता. आपने कभी क्वेश्चन किया, कभी पूछने की कोशिश की? मैं ये क्वेश्चन एक बार अहमद पटेल साहब जब थे, तो कांग्रेस का एक रीशफल हुआ. उस टाइम तक का सबसे बड़ा था, और उस टाइम से लेकर अभी तक का भी सबसे बड़ा रीशफल था कि जिसके अंदर 10-15 इंचार्जेस हटाए गए थे, बनाए गए थे. तो मैं उनके पास बैठा हुआ था जिस टाइम पे वो लिस्ट रिलीज हुई. तो मेरे को बोले वो लिस्ट आगे जरा पढ़ के सुनाइयो. हालांकि बनाई उन्हीं ने थी, तो वो मेरे को खाली बोल के बोले. तो मैंने लिस्ट खोली, व्हाट्सएप पे आ गई थी तब तक, उनको मैंने पढ़ के सुनाई. तो बोले क्या लगता है तेरे को? मैं बोला ये नाम आप जितने मर्जी चेंज कर लो, जब तक इसमें इंटेंट चेंज नहीं होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी चेंज नहीं होगी, इसका कोई परफॉर्मेंस मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तो कोई भी नाम बना लो, आप क्या फर्क पड़ने वाला है. और उसी लिस्ट के अंदर एक सज्जन थे जिनको एक स्टेट हारने के बाद एक दूसरी स्टेट का इंचार्ज बनाया गया था. ठीक है. और एक नहीं थे, इसमें काफी लंबी. और उसके बाद अहमद भाई को तो गए हुए अब 3 साल से ऊपर हो गए हैं.
तो उसके बाद भी कई बार आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं ना। अब मेरे को अगर आप किसी चीज़ का इंचार्ज बनाते हैं, मान लीजिए मैं पोल स्ट्रेटेजिस्ट, आपने मेरे को नाम दिया, मैं उसकी बात करता हूँ, अब मुझे किसी स्टेट के आपने काम करने के लिए दिया और मैं वो स्टेट आपके साथ काम किया और मैं वो स्टेट नहीं जीत पाया, आप अगली बार मेरे से क्या बात करेंगे या किसी को मेरे बारे में क्या बात करेंगे? दो बातें कर सकते हैं। पहला कि इसका काम अच्छा नहीं है, आप इनको मौका मत दीजिएगा। दूसरा ये कहेंगे कि इनका काम अच्छा था, हमारी कोई कमी रह गई होगी। ठीक है, दोनों सिचुएशंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और अगर कमी आपकी रह गई तो फिर आप अपने आप को सुधारेंगे, और अगर कमी आपकी नहीं रह गई तो कांग्रेस पार्टी सुधरती नहीं है नरेश जी। सी, कांग्रेस पार्टी सुधरनी या नहीं सुधरनी की बात सुधरती नहीं है। नहीं सुधरती में, देखें, आप कभी भी सेम चीजें करके इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इस इलेक्शन जो 4 राज्यों के इलेक्शन भी हुए हैं, हाँ। इसके अंदर असम को छोड़ दें अगर, हाँ। उसको भी आ जाएंगे डिस्कस करने, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, तीनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमें राज करना आता है। एक बोला मैं 15 साल से राज कर रहा हूँ, एक बोला मैं 10 साल से राज कर रहा हूँ, एक बोला कि मेरे तो परिवार में राज चलता ही रहा है, तो मैं ठीक हूँ, मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ गुस्सा कम था, विजय के लिए होप ज्यादा थी। ओके। स्टालिन अपनी सीट हारे जरूर हैं, पर स्टालिन के खिलाफ कोई ऐसा गुस्सा नहीं था। अगर वो इतना गुस्सा होता ना तो 103 सीट नहीं आती उनकी, वो 200 आती फिर, अगर स्टालिन के खिलाफ भी गुस्सा होता। ठीक है। अब ये अपने आप में चेंज नहीं लाना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। मैंने परसों ट्वीट भी किया था। और जो पार्टी, जो लीडर, एक विषय है जिसके ऊपर इस चुनाव के एनालिसिस में कोई आदमी कोई बात नहीं कर रहा, वो है इमेज ऑफ द लीडर। तीनों चारों राज्यों की अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, एक के रिपीट 3 में हारे, एक भी आदमी की इमेज में चेंज उन्होंने करने की कोशिश नहीं की या इनहैंस करने की कोशिश नहीं की कि भाई हम आज वक्त बदल रहा है, हम सत्ता में, हमारे से अब जो सत्ता में रहेगा शिकायत तो उसी से रहेगी। इफ यू आर ऑन द चेयर एज ग्रुप एडिटर, everyone is going to come and complain to you only or about you to others because you are the one who decides things. That image, no one tried to work on that. तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी इमेज नहीं चेंज की, इनफैक्ट उसको और इंटेंसिफाई हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी, उनके यहाँ पे फैक्टर्स मल्टीपल हैं। एक फैक्टर से कोई चुनाव की हार जीत तो होती नहीं है। चुनाव के अंदर इट्स अ सम ऑफ मल्टीपल डिनोमिनेटर्स। सामने इतनी वीक ऑपोजिशन, तो उनको वहां पे काम चल गया, क्योंकि किसी एक राज्य में एक टेम्पलेट, सारे राज्यों में सेम टेम्पलेट नहीं चलती, बट कुछ फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू देन वर्क फॉर कांग्रेस इन केरला? Now that's a very good question. What worked for Congress in Kerala? Because it gives hope to the opposition. What worked for Congress in Kerala? Congress would not like to hear this, but this is more of a vote against the left. You think so? Yes, I'll tell you why. Huh. In southern Kerala, BJP has won 3 seats. And southern Kerala is considered to be structurally more dominated by the left. The popular presumption has been that BJP has been trying to find feet over there. So structurally, because Congress is relatively an easier option to puncture, the BJP will first take care of Congress there, and then they will take on the CPM. Okay. It has happened the other way. Explain. The 3 seats that the BJP has won are all from the southern belt of Kerala, where left is a stronger party. Okay. Now, UDF winning 102 seats over there means that left got relegated to around 30 or 40 seats. Cadre and party के बेस के ऊपर ही कम से कम 50 सीट तो फिक्स आनी चाहिए। लेफ्ट के काडर ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार हमको ये लीडरशिप के अंदर चुनाव नहीं लड़के जीतना है, और ये आज नहीं, ये 6 महीने पहले से डिसाइड हो रखा था। दैट एंगर ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो लेफ्ट के कार्डर्स ने नहीं काम किया, ये वास्तविकता ग्राउंड की, ये लेफ्ट का कारण है ज्यादा, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम कांग्रेस। या दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यस, कांग्रेस आल्सो देयर divided house came together, kept their whatever interests or issues aside. But they were a divided house. Yes, they were. I mean, like it was a very
vocal and visible divided yeah, very house. visible divided house, huh. Even the Thiruvananthapuram MP in Delhi was also a visible face in Delhi for people to know that the Kerala is a divided house. Apart from the people who stay in Kerala, for them it is easier to know that Kerala is a divided house. But Dr. Tharoor was never in the race, huh? Not that doesn't matter. Huh. It requires every person to come together, Okay. and they all did. And that credit should be given to the Congress leadership, whatever they did about it. I'm not Okay. privy to that, but they Okay. did something right. Huh. They all came together. Once they came together, the alliance partners also got confidence from that. That Muslim League winning 22 out of 25 or 23 out of 26 seats also became a factor. And of course, then there was the caste polarization which happened. Left also made a mistake, Huh. which I'm pretty sure they are going to realize now, is to try to play the soft Hindutva allegedly. Acha. And That didn't work. in a state where a party which is wearing it on its sleeve and you are trying to become a second fiddle, or you're trying to be that way, was never going to work, because Acha. left is an ideology, and that ideology, when it was that ideology was being stepped aside, the followers of that ideology probably didn't like. So you think that soft Hindutva card being played by the left went against it? Absolutely. Went against the LDF, Absolutely. went against Mr. Vijayan. Absolutely. Mr. Vijayan's own style also was not liked by many, especially your fraternity. I mean, journalists were not allowed in secretariat. It was a very popular thing in the circles. And he may have his reasons for that, but his grudge was that media has been unfair to him on various things. But still, left has never been a cult party. Even Jyoti Babu, when he was offered the prime ministership, bowed to the wishes of the Politburo of Harkishan Singh Surjeet, led by Harkishan Singh Surjeet, and didn't become the prime minister of the country, of India. For people can give arms and legs and probably everything for that. It's because they follow an ideology. Yeah. And that ideology probably was being stepped aside. But if Congress could do this in Kerala, you know, fix the divided house, come together, win the election in the manner that They did it in have. Karnataka. They did it Yeah, in Karnataka that's also. what they did it in Karnataka. But then once they won, Huh. then it changes. Now today, what news comes out of Karnataka? Any headline, is it about the 5 guarantees that Congress is delivering? It's about when DKS is becoming the next It's only about that. minister. DK has gone to Delhi. DK has gone for breakfast with Siddaramaiah. Siddaramaiah said that. Like, what is this? And Congress is spending 52,000 crore rupees a year on public welfare guarantees. हाँ. And it is in a... तो inherently divided house तो हर जगह हैं ये लोग. See, हाँ, divided house... आप असम भी देख लीजिए, आप केरल जहां जीत लिए वहां देख लीजिए, आप डिवाइडेड हाउस तो कर्नाटका में है ही, हेडलाइंस होती हैं भाई. डिवाइडेड हाउस तो आप राजस्थान में देख लीजिए, कहाँ नहीं डिवाइडेड हाउस है. मैं उस बात से मना नहीं कर रहा हूँ. हाँ. मैं ये कहता हूँ कि आप हर बंदे को पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होनी चाहिए. चेयर तो एक ही होती है. अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मंत्री भी 15 बनने हैं, बाकी लोगों को विधायक बनना है और विधायकों की सीट उतनी मिलनी है, तो उसके क्लेमेंट्स तो हजारों रहेंगे. आप पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को नर्चर करना सीखिए, नर्स करना सीखिए कि सब लोगों की आवश्यकता है. इट्स एन अम्ब्रेला. एवरीवन हैज टू कम टुगेदर. इट्स अ गार्डन. बट इफ यू विल ट्राई टू आइदर डेफर थिंग्स or try to play to the gallery or personal likes and dislikes, then you are going to be in trouble sooner or later. Chhattisgarh, Rajasthan, and now Karnataka. In all these 3 states, the first time formula, whether it was promised or not promised, but for 5 years it was a rumor that the chief minister can be changed because there is a pact. Same as been happening in Karnataka. That means you didn't learn anything from Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ में भी सेम फॉर्मूला की बात ही थी ना. सही बात है. हाँ. तो आप छत्तीसगढ़ हार गए. एक ऐसा राज्य जो आपने सोचा हुआ था कि आपकी जेब में है. हाँ, बिल्कुल. सबने सोचा था कि यहाँ जीत तो हो ही और सबसे बुरी हार वहां. और वहां बुरी तरीके से हार गए. सबसे बेहतर जीते थे. हाँ. सबसे बुरे हारे वहां पे. और आपने कुछ नहीं सीखा उससे. आपने फिर कर्नाटक में वो बात को वैसे ही छोड़ दिया. सीख क्या होनी चाहिए थी कांग्रेस के लिए वहां से? कांग्रेस में बहुत समझदार लोग हैं, बट वहां पे जो इशू था वो ये था कि 2 आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार बने. एक को बोला गया आप
करें। उस दूसरा कहता है कि मुझे बोला गया कि भाई इसमें चेंज होगा, वो बात में 2.5 साल पहले निकल गए कि 2.5 साल बाद चेंज होगा। जो पहली बार काम कर रहा है उसको भी नहीं पता मैंने 2.5 साल बाद रहना है कि नहीं रहना। जो बाद में बनने वाला वो भी कहता मैं उसके बाद काम चालू करूंगा। उसमें 5 साल निकल गए, डिवाइडेड हाउस में चुनाव हार गए। अब वही कर्नाटक में कर लिया हमने। आपको एक ही बनाना ना मुख्यमंत्री जी। आप कहते हो कि मैं विधायकों के मन से चलना है हमको, हाँ। या मेरे को मेरी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक से चलना है। मैं दोनों चीजों को अहमियत दे देता हूँ कि मैंने पर्सनल डिसलाइक्स से फैसला करना है। तो आप दूसरे आदमी को बोल दो ना कि भाई तेरे साथ 5 साल के बाद बात करेंगे। दोनों को होप दे के रखते हैं। अब वो 2.5 साल के बाद जो आदमी को बात अगर उसको उसके मुताबिक सही है कि नहीं सही है, सही वो तो उनको दोनों को मालूम है। पर ऐसा अगर सही है, आप खुद सोचे ना उसके दिल पे क्या बीत रही है, वो कैसा सोचे। तो अगर जो चल रहा है कर्नाटका में अभी ऐसा ही चलता रहा तो आपको लगता है अगला चुनाव हार जाएगी कांग्रेस कर्नाटका हार में? जीत तो नहीं आज बताई जा सकती, बट ऑफ कोर्स उतने एफर्ट कोई डालेगा नहीं, फिर दिक्कत तो होगी। दिक्कत होगी। दिक्कत तो होगी। पर आप आई हैव बीन लिसनिंग टू योर रिस्पॉन्सेज और एक बात मेरे दिमाग में आ रही कि आप जब कांग्रेस की बात करते हैं और कांग्रेस की सक्सेस की बात करते हैं, आपके एग्जाम्पल्स यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, और शायद एग्जाम्पल्स हैं भी उतने, रिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे आप, वही एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ ओल्ड हॉर्सेस की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। जेन नेक्स्ट को तो इस 4 इलेक्शन में भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं कांग्रेस की जेन नेक्स्ट के बात, कांग्रेस की जेन नेक्स्ट छोड़िए आप। नहीं आप कांग्रेस की जेन नेक्स्ट के नहीं, बारे मैं में कांग्रेस बताइए। जेन नेक्स्ट पे बाद में आता हूँ। कांग्रेस से जेन नेक्स्ट को तो हम बाद में बात करते हैं। इस इलेक्शन में केरला में सीएम के सन इन लॉ थे, तमिलनाडु में सीएम के खुद के सुपुत्र थे, और बंगाल में उनके भतीजे थे। गौरव भी है। चलो गौरव भी मान लेते हैं। सारी जेन नेक्स्ट रिजेक्ट हो गई ना। क्या वजह रही? क्या लगता मैं रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ, वजह अलग अलग है। हाँ। पर वो रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई? ओके, व्हाट्स द पॉइंट? अब आपको मैं नहीं इस बात पे हम कंप्लीट करते हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेस को टारगेट करना इस बात पे आसान है। हाँ। कांग्रेस के अपने कारण है, गांधी पर फैमिली का इतिहास है, गांधी फैमिली की प्रति कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनका एक अलग भावना है। हाँ। उस भावना के साथ आप कुछ भी कर लें वो चेंज नहीं होने वाली है। वो एक आस्था है उनके प्रति। बट ये बाकी के जेन नेक्स्ट भी तो रिजेक्ट हुई है। तो क्या जेन नेक्स्ट रिजेक्ट क्यों हो रही है? तो व्हाट इज द टेक अवे? हाँ, द टेक अवे हियर इज पीपल टिल 15 years ago और इवन 10 years ago नेवर एक्सपेक्टेड दैट उनको फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल सकती है। तो वो ख्वाबों में देख लेते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक। आज हर आदमी सोचता है मैं भी फॉर्च्यूनर ले सकता हूं, अगर इसने ली तो मैं क्यों नहीं ले सकता। द एस्पिरेशन लेवल्स हैव चेंज्ड। People are much more informed, especially the Gen Next. They see anyone coming forward without putting in hard work as why? Why him and why not me? जी, ये सवाल तो है, ये सवाल तो है। और ये वाजिब सवाल है, ये सवाल तो है, ये लाजिम सवाल है, ये होना भी चाहिए। अभिषेक बैनर्जी के लिए, किसी के लिए भी, उदयनिधि स्टालिन के लिए भी, जी, किसी के लिए भी। हाँ। जब तमिलनाडु के प्रचार में कुछ चर्चा हुई कि वो विजय के बारे में कि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, इसको चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, या किसी और एक और नेता के बारे में बात हुई, तो वही बात उनके स्टालिन के पुत्र बारे में भी की गई। इजी मिल जाता है, सब जगह पे होगी बात। अब अच्छा पॉलिटिशियन वो है, अच्छा सियासतदान वो है जो इन इशारों को समझ के अपना घर ठीक कर ले। ओके। पर कांग्रेस के अंदर आज भी जो लोग, मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रतिष्ठित हैं, बट जो लोग स्थापित नेता हैं जो अपनी जगह एंड तक छोड़ते ही नहीं है, उनके माइंड में आज भी यही रहता है कि हम अपने खून में ही आगे इसको पास ऑन करके जाएं। जी, हमारे बच्चे। पंजाब में जब पिछली बार 92 सीट्स आई थी, हाँ। मुख्यमंत्री 2 सीटों से हार गए, जैसे बंगाल में अभी ममता दीदी हारी। उस टाइम पे इतना बड़ा ये लेसन था कि सारी कांग्रेस पार्टी के वो लोग भी हार गए जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था ये भी हार सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हारे, और हारे भी किससे? एक लड़की से ऐसी जो स्कूटी पे प्रचार करती थी, एग्जैक्टली स्कूटी पे। और उनके सामने लड़ कौन रहे थे? 2 धुरंधर, एक नवजोत सिंह सिद्धू, Z+ सिक्योरिटी, 100 गाड़ियों का काफला, 200 गनमैन। दूसरे लड़ रहे थे विक्रम सिंह मजीठिया, Z+ सिक्योरिटी, लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का 100 गाड़ी का काफला, 200 गनमैन।
ये दो लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ लड़ रही है जीवनजोत कौर, वो स्कूटी पे प्रचार करती थी और दोनों धुरंधरों को उसने हरा दिया। मैसेज आज भी नहीं ले रहे कोई लोग। और मैसेज क्या था? और सबको मैसेज, सब मैसेज यही सोचे कि एब्रेशन है ये तो। आपके हिसाब से मैसेज क्या था? जमीन पे उतर के जमीन पे लोगों के साथ उनकी भाषा में बात कीजिए, पर्सनल लाइफ, ग्लैमर लाइफ, सब चीज़ों को साइड पे रखिए, वो तब मानी जाएंगी जब आप हमारे साथ हमारी भाषा में बात करेंगे। और ये मैसेज पंजाब से पहले दिल्ली में आया था। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पहली बार जीती, जब उनकी मेजॉरिटी नहीं आई, फिर दूसरी बार जीती, फिर तीसरी बार जीती, उसमें भी ऐसे ही लोग जीते थे। अब ठीक है, वो लोग उसको सत्ता को संभाल पाए नहीं संभाल पाए एक अलग विषय है, बट मैसेज वहां पे यही था। आज जो लोग तमिलनाडु में जीत के आए हैं वो भी 90% तो फर्स्ट टाइमर्स ही हैं। और जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप में भी ऐसा होता है कि जब तक द थिंग्स डोंट फॉल, पीपल थिंक दे आर इनविंसिबल। और पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आती नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को आती है। क्या वो जब कुर्सी पे बैठते हैं ना चुनाव जीतने के बाद, वैसे सोच लेते हैं कुर्सी सदा के लिए। ब्यूरोक्रेट्स उल्टा सोचते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स की फिक्स टेन्योर है। जब आप ब्यूरोक्रेट्स का काम कर रहे हो तो उनको लगता होता है कि भाई हम अस्थायी हैं, अभी इस चेयर पे कल वहां जा सकते, इसलिए काम थोड़ा ठीक से करो। ठीक से मतलब संभल के करो। होना उल्टा चाहिए। मैं हमेशा जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जो जिनके साथ मेरा संपर्क है, मैं उनको बोलता हूँ कि जिस दिन तुम कुर्सी बैठे तुम्हारी उल्टी गिनती उस दिन चालू है। जब तक तुम कुर्सी से दूर हो तब तक ही तुम अप स्विंग पे, बाकी तुम्हारा डाउन स्विंग है। अब तुम भी देख लो तुम कैसे संभाल सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी में जैसा आप कह रहे हैं कि इतने स्थापित नेता हैं, वो अपने ही खून को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर वो बच्चे कितना मिंगल कर पाएंगे जनता के साथ जिसकी लाइफ ही इतनी प्रिविलेज्ड है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप भी इन लोगों के साथ मिलते हैं, लंचेस पे जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, आप देखते हैं ना कैसे किस तरह से बातचीत होती है। आप उनके साथ विदर्भ के किसी गाँव में जाएं तो आप देखिए वहाँ पे बात किस तरह से हो रही है और आगे से बात किस तरह से होती है। इंटाइटलमेंट नहीं चलने वाली। अब जो लोग इंटाइटलमेंट की वजह से यहाँ बैठे हैं सत्ता में या चेयर्स पे, उल्टी गिनती बहुत स्पीड से चल रही है। और ये जनरेशन जो आप नेक्स्ट जेन जिसको कह रहे हैं, जेन जी कह लीजिए, मिलेनियल कह लीजिए, नेक्स्ट जेन कह लीजिए, वो ऐसे एंटाइटल्ड बच्चों को, ऐसे एंटाइटल्ड लीडर्स को पसंद नहीं करती है। आपका ये समझना है क्योंकि इस बार जैसे अभिषेक बैनर्जी रिजेक्ट हुए, जैसे उदयनिधि स्टालिन रिजेक्ट हुए, फॉर दैट मैटर और भी लोग हैं इस लिस्ट में। पसंद करना तो बहुत दूर है। हाँ, लोग उनको कुछ समझते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूं, निशांत को मंत्रिमंडल में लाया गया है और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, उसके नीचे जो फोटो थी नीतीश कुमार जी की, निशांत उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि स्वेरिंग इन के लिए जा रहे हैं। जो कमेंट्स नीचे थे, दैट ऑफ कोर्स गॉट मी थिंकिंग। एक भी कमेंट मैंने ऐसा नहीं पढ़ा जो अच्छा था। सब ने यही कहा कि इतने आसान से इसे मिल गया मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल में मिनिस्ट्रियल बर्थ से इतने आसान से मिल गया। जी, जब आप और मैं छोटे थे ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप और हम उम्र है, वैसे तो आप छोटी हैं मेरे से, तो हमारे घर में एक अखबार आता था, उस अखबार को घर का मुखिया पढ़ता था, जो भी घर का सीनियर आदमी था, और पढ़ के निर्धारित करता था कि देश की हवा किस तरफ है। और वो जो आगे फरमान जारी करता था, फैमिली उस तरह से सोचती थी, अनलेस आपका खुद का इंटरेस्ट हो। आज घर में 4 लोग होते हैं, सब अपने पढ़ते हैं, 8 मोबाइल है उनके पास। एक पर्सनल होता है, एक प्राइवेट होता है। मैं 2 वर्ड्स बड़ा सोच के बता रहा हूँ। एक पर्सनल, एक प्राइवेट होता है। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, वो अपना निर्धारित खुद करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसमें लोग ये देखते हैं। हाँ। मैं जब अपने बच्चों से भी बात करता हूँ, हाँ। मेरे बच्चे भी बड़े हैं, they don't care about what these people or who these people are. They detest them completely. Okay, they might still have some respect for the old war horses when you try to tell them what they have achieved in life. Okay. But for the people who are reaching somewhere because of entitlement, they are completely detested. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी नरेश जी, आप अजीत पवार के साथ काम कर रहे थे. He has 2 sons and see how developments have now taken place. The sad, a very tragic demise of Mr. Ajit Pawar, but that has led to what? Exactly what you're talking about. The wife becomes the Deputy Chief Minister, courtesy whoever, and the son is in the Rajya Sabha. तो ये क्या कहलाता है?
ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, बट इसके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग थे। जो जितनी ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर एक पार्टी एक बहुत बड़ा संस्था होती है, उसको संभालना, उसको इकट्ठा रखना, उस समय जो सबको सही लगा वो निर्णय हुआ। बट दैट इज नॉट द एंड गेम, दैट इज द स्टार्टिंग गेम नाउ। मिसेस सुनेत्रा पवार और मिस्टर पार्थ पवार, both of them will now have to face the test of public. Sunetra ji has won by a She huge has won margin. the election. That this is again, this election is under special circumstances. Yeah, and I would try to understand this as a sympathy wave because the huge margin Yeah, but with which is won. there was no contest there. There was only one candidate, and that candidate was not a serious candidate. But the test, real test, political test starts now for both of them. Okay, and what would And that they both be? know, and they both know that they have to now pass the test of times. The sympathy can only last as long. Yeah. People move on, public moves on, then politics keeps moving, whatever people can come and people can go. So they will also have to face the music. If they are able, they are capable, they will sail through. Otherwise then they will have face a tough time. नरेश जी, आप अजीत पवार जी के साथ बहुत करीबी से काम कर रहे थे, बहुत करीब भी थे उनसे, very closely you were working with them. मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, I'm curious, I want to know, जब तक थे वो, और ये तो एक ऐसा एक्सीडेंट है, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मगर was he ever in favor of his sons coming into politics, his wife coming into politics? Was he ever in favor of that? See, he himself had moved in for his wife to become the Rajya Sabha MP. हाँ, but she wasn't active. No, he himself had moved her to contest Lok Sabha also. So that clearly tells us that he was interested that she should be taking some form of a role in the party. एक बात होती है कि आप कहीं पर उन्हें बिठा देते हैं, दूसरी बात होती है कि नहीं, आप उन्होंने पहले उनको लोकसभा का चुनाव उनको कंटेस्ट करवाया था। लोकसभा का चुनाव कंटेस्ट करना कोई छोटी चीज नहीं थी, और बहुत हाई प्रेस्टीज, हाई स्टेक चुनाव था बारामती का। तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, और उसके बाद जब वो चुनाव का परिणाम अनुकूल नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने उनको राज्यसभा में भेजा, और राज्यसभा में भेजने के बाद पार्टी के काम के अंदर भी वो सुनेत्रा जी इन्वॉल्व रहती थी। तो he was interested that the wife should. He was of course thinking on those lines that some of them should shoulder some burden, because he was the numero uno, and he actually was a new startup. Was faction अलग हुआ था, he had never undertaken the role of party president, now he was a national president along with side being the deputy chief minister. So he used to feel that part. But of course no one would have thought that such tragic circumstances would arise. He himself would have never thought that something like that happens to me and who will take care of it. He probably, if that would have been in his mind, he would have probably planned things differently. But to answer your question, yes, I think that he wanted her to be. What about the sons? For sons, of course, Parth also had contested Lok Sabha once, and Parth was always keen to be in public life, and behind the scenes, he's always been since the time I started working with him, he has always been trying to do what he can to help his father and the party. And पर मुझे ऐसा पता चला था, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, मुझे ये पता चला था कि अजीत पवार जी was not very keen about Parth. He wanted him to prepare himself more. He thought that he required more training under his guidance. Okay. And now in this tenure, he was looking for that opportunities for him, that how he can learn more, because he was very keen. Jay was not keen. Jay was always away, though Jay had been taking care of Baramati and he used to work there, but Parth had more bigger role in the state politics. He wanted to come to the parliament. He was preparing that from where he should contest to parliament next. And so I think he was thinking on those lines. अब थोड़ा सा मुद्दे से हटते हैं, बिकॉज यू नो वीव जस्ट गॉन ऑफ ट्रैक। हम कुछ और ही बात करना चाहते थे, मगर अब कांग्रेस से उलझकर इतनी सारी बातें हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, ये इस बार जो चुनाव हुए और उनके जो परिणाम आए, उसमें एक और चीज़, एक ट्रेंड डिसमेंटल होता हुआ दिखा। वो ये ट्रेंड था जिसे वेलफेयरिज्म या वेलफेयर पॉलिटिक्स के नाम से हम जानते हैं, कि आप इतनी वेलफेयर स्कीम्स चलाओ, इतने पैसे दो, सालों दर पैसे देते चलो, खाना दे दो, अनाज दे दो, क्या क्या चीज़ें दे दो उनको, और इलेक्शन जीत लो।
देखिए मगर पिछली बार मतलब इस बार वो काम नहीं करता हुआ दिखा, मगर आप बिहार में कुछ महीने पहले जब बिहार में ये इलेक्शन हुआ तो ये तो सच में ब्रह्मास्त्र के जैसा साबित हुआ। आपने 10,000 जो बोले उसने बहुत चीजें पलट दी आपके लिए और आपके फेवर में हो गया। इस बार टीएमसी बहुत सालों से ये वेलफेयर पॉलिटिक्स का काम कर रही है, वो बहुत वहाँ के औरतों को पैसा दे रही है, कई लोगों को उनका वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी समय से चल रहा है। या टीएमसी को छोड़ दीजिए, आप डीएमके के पास जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, वहाँ तो दशकों से यही ट्रेंड चला जा रहा है। मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट वेलफेयरिज्म एंड दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज बीइंग अडॉप्टेड, आई थिंक तमिलनाडु इज राइट एट द टॉप। वहाँ के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी हार जाते हैं, ममता बनर्जी अपनी सीट हार जाती है। तो ये क्या बताता है आपको कि वेलफेयरिज्म या ये जो जिसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं प्रधानमंत्री, दिस इज नॉट अ श्योर शॉट फॉर्मूला फॉर विक्ट्री। वुड यू एग्री नाउ? Yeah, it has never been. It has never It been. has never been. There are many examples. In 2009, पर लाड़की बहन No, there are- I'll tell you. 10,000 यहाँ बिहार में ये तो काम कर गया बाबा। I have answers to all the scenarios, but I'll give you first two examples of how and when welfareism has not worked also. In the past, in 2009, the Narega worked. 2014, it didn't work. Jagan did probably the most number of welfare schemes, and Jagan lost the way he did. Welfareism alone is never a winning hand. It is a stake on the table. It alone cannot win you elections. Elections are won by multiple factors. If you quote Bihar as an example for 10,000 rupees, that doesn't mean that before the 10,000 was announced, the NDA was losing that election or Tejasvi was forming the government on his own. It was never the scenario like that way as well. Yes, this would have added to it. So there's no denial about that fact. But that was not alone the game changer. Okay. So the factors are multiple. Now coming to Tamil Nadu. Tamil Nadu, as you rightly said, has been on the top of welfare politics. Not from today, but since 60s. When we as students of politics or political campaign management, whatever you say, we looked up to Tamil Nadu with great interest. In fact, I must tell your viewers and you that this Ladki Bahin Yojana, which is so popular now, was first introduced by me and Congress Party in Assam in 2020. Oh, really? Yes. Okay. That is where we introduced 2,000 rupees to the women who stay at their house as an honorarium to respect the kind of work they put in. 2021 में आपने शुरू किया ये असम में 2021 में आपने असम में शुरू किया महिलाओं के लिए कितनी 2,000 रुपए हमने प्रपोज किया था 5 गारंटी वहां पे दी प्रियंका गांधी ने वो अनाउंस की थी और हमने वहां पे वो कांग्रेस पार्टी ने प्रपोज किया था। अब तमिलनाडु के अंदर गरीब राज्य तो है नहीं, तमिलनाडु इज अ प्रॉस्परस स्टेट, इज द रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। वहां पे आप जो वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम्स लोगों को जितनी चाहिए थी वो मिल चुकी हैं। आपने नया क्या किया? व्हाट इज द न्यू थिंग यू एडेड? तो जो आप देते हैं वो तो लोग मान के चलते इतना तो मिल ही रहा है। एक बार सड़क बना लें, जब तक सड़क नहीं बनी तब तक की शिकायत है और उसके बाद उस पर कभी वोट नहीं मिलेगा। And another theory in electoral politics is, and there are countless examples for that, one policy or one scheme never wins you votes twice. So आप अगर नया नहीं करेंगे, ममता बनर्जी की अगर आप गवर्नेंस की बात देखें उसके अंदर भी वो वेलफेयर वाली स्कीम्स चला रही थी, उसके अंदर कुछ बढ़ा दिया, बट व्हाट नेक्स्ट? इन तमिलनाडु विजय ऑल्सो प्रॉमिस्ड huge list of welfare schemes. I can tell you one thing from my little experience. Even if he would not have promised the moon that he has promised, which is going to find big trouble now to fulfill it, he would have still won. He would have still won because people were looking for a change, a new fresh face. What freshness did Mr. Stalin offer? What newness did Mr. Stalin offer? What was the new thing which he was offering to the people? पास्ट के लिए वोट कभी नहीं होता, वोट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, देना मैं किसी और कंटेक्स्ट में चाह रहा था पर इसमें दे देता हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी, राम जन्मभूमि का वहां पे रथ यात्रा अडवाणी जी की निकली और बीजेपी की 180 प्लस सीटें आई कि ये मंदिर बनाएंगे। अब उसके बाद की बात आप समझ ही लीजिए, 2025 से मंदिर बन गया, 400 से 240 आ गया क्योंकि मंदिर बन चुका था।
और वहां की सीट भी हार गए। और उसमें दो बातें मेरी उसमें आपको उसमें मैं कहना चाहूंगा। पहला, ये पते की एक बात है। स्कीम दोबारा नहीं चलेगी। दूसरा, वोट भविष्य के लिए, वोट पास्ट के लिए नहीं होता। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं अदर एस्पेक्ट्स को। जैसे ममता जी की हार हुई है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कहा एसआईआर 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 को मुद्दा बनाया, लेकिन हमारे रिसर्च हैज थ्रोन समथिंग वेरी इट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि एसआईआर की स्विंग की वजह से ये लग नहीं रहा है कि इलेक्शन उन्होंने हारी है। एसआईआर उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने इतने सीट्स का इतने हमारे वोटर्स काट दिए, और जब एसआईआर हो रहा था तब भी टीएमसी कह रही थी कि हमारे वोटर्स को निकाल रहे हैं, हमारे वोटर्स को निकाल रहे हैं। बीजेपी कह रही थी ये वोटर्स मरे हुए हैं, ये हैं ही नहीं, ये कहीं और चले गए हैं, दे आर नॉट हियर, दे डोंट एग्जिस्ट एंड दैट इज व्हाई दे गॉन। बट इनका कहना था कि वो हमारे वोटर्स हैं। मगर जो भी हुआ, एसआईआर इतना वहां इफेक्टिव नहीं लगा एज अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ ममता बनर्जी। और मैं क्यों कह रही हूं आपको ये, क्योंकि नंबर गेम जो है वहां वो ये बताता है कि एसआईआर डिलीशन जिन जिन सीटों पे हुआ, उन सीट पर नॉन एसआईआर सीट से अगर आप कंपेयर करें तो उन सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी 6% बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया, उन सीट्स को जीती हैं। तो फिर ये मैथ्स जरा समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर से क्या सच में एसआईआर से वहां पर आपको लगता है कि दिस इज द रीजन व्हाई शी लॉस्ट? See, SIR data is being interpreted by both sides differently. Pro SIR people have their own interpretation, and against SIR people have their own interpretation. My problem is not that. My problem is India is a mature democracy now. Even today, if we are putting a big number of voters in a dilemma that पता नहीं आप वोट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, जो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, जो आदमी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, उसके तो मैं बात समझ सकता हूँ। मेरी प्रॉब्लम उस बात से ज्यादा है जिन लोगों को आपने, एंड दैट नंबर इज आल्सो ह्यूज इन लैक्स, जिनको ये कहा गया कि आपका अभी हम अधर में रखते हैं, कि आपको हम बताएंगे आप वोट डाल सकते हो 27 lakhs, 29 lakhs, क्या आप अधर में रखते हैं। माई प्रॉब्लम इज विद दैट। या तो आप सामने वाले को बोल दो ना वोट नहीं डाल सकते, आपका वोट बना नहीं हुआ, दैट प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। अब आते हैं दूसरी साइड पे। इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी होने के बाद इतने चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव चल रहा है, हर टाइम पे ऑलमोस्ट चुनाव चल रहा है हिंदुस्तान में, हर दिन कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेशन का चल रहा है, जिला परिषद का चल रहा है, वो चल रहा है। उसके बावजूद अगर हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए तो हमारे को कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जो आदमी जिसका पॉलिटिकल कोई एलिजेंस नहीं है, मैं किसी एक पार्टी का वर्कर हो सकता हूँ, आप किसी एक पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, कोई आदमी आपको हटाना चाहता है, कोई मुझे हटाना चाहता है, ये बात मुझे समझ में आती है। पर जो वोटर, जिसको नागरिक को जो अधिकार मिला है हमारे संविधान से, अगर उसके साथ आप ये काम करते हैं, जिसको पता ही नहीं कि मेरे को कब मालूम पड़ने वाला है कि मैं कब वोट डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम उस बात से ज्यादा है। ठीक है, मगर क्या एसआईआर फैक्टर था बंगाल में? आपको क्या लगता है, एसआईआर फैक्टर था बंगाल में ममता जी के लॉस का? जिस प्रकार का परिणाम आया है, जिस स्केल का परिणाम आया है, अकेला वो मुद्दा चुनाव को निर्धारित नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। और खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर द काइंड ऑफ गवर्नेंस, द काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ द रूलिंग पार्टी मिनिस्टर्स एंड रूलिंग पार्टी, whether it was RG Kaur incident, whether it was the Messi incident, the Messi incident, of course. The day Messi incident happened, I messaged a friend in TMC, Lok Sabha MP. I said, your election is decided today. Your election is decided today. Decided today. Yes. You said that. I wrote to Lionel Messi wali. That day, in the evening, I told, and it's not a political input. I'll tell you, it's a funny story. I'm a sports enthusiast. I plan my only personal life around sporting activities, watching match, going to sporting events. I know the sentiments of a sports person or a sports enthusiast or a sports fan. And Bengal, which has been the home of football in India, the way people would have thought and the way people would have went back, that I married with what my little bit of political understanding or experience is.
And I wrote to the person, your election is decided today. The person wrote back to me, no, these kinds of incidents happen, people forget after a couple of months. I said, yes, people will forget the incident, but the impact will linger. I'm not saying that was the deciding factor, but that day, because it did not just show the mismanagement of the entire thing, it showed the kind of power that was on display of the ruling dispensation and the brazen way that it was discarding and disregarding the sentiments of the public at large. Yeah. Even if they had come by purchasing tickets, or whether they would have come without that. But that was a complete slap on the face of the people that we can do anything and get away with it. Arrogance कहते हैं इसको. मैंने आपको स्टार्ट किया था वर्ड. और ऐसे मैं सारी स्टेट्स में बहुत एग्जांपल्स बता सकता हूँ. हमने जब अजीत पवार साहब से काम करना चालू किया था, तो अजीत पवार साहब जाने जाते थे बेबाक राय रखने के लिए, टू द पॉइंट बात करने के लिए. तो जब वो जनता में निकले, जन सम्मान यात्रा थी, तो महिलाओं से ज़्यादा उनका इंट्रैक्शन होता था बिकॉज ऑफ द स्कीम ऑल्सो. महिलाओं से तो ही ऑफ कोर्स वॉज डीलिंग इन द वे दैट अ जेंटलमैन शुड. वन ऑफ द मीटिंग्स, इट वॉज ओनली फीमेल मीटिंग, फीमेल वर्कर्स मीटिंग. In Marathi, he said one thing. Ajit Pawar Sangto, Namrata Pratham, humility first. He also understood the power of humility. You cannot demand votes. You have to earn them, you have to ask them, you have to beg for votes. That is when people vote for you. और मैं आपको एक और, again we are digressing from the main topic and questions. ये जो नेताओं को आजकल शौक है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, बाकी ज़्यादा स्टेट्स में है, 25-25, 30-30, 40-40 गाड़ियों के काफिले लेके चलने का. पीपल डोंट लाइक इट. एंड जेन नेक्स्ट लीडर्स शुड रिमेंबर दिस. They in their flamboyance try to see the kind of, because it looks good on reels now. The drone shots come good. But the youngsters don't like next, it? They detest that. They don't like it? अच्छा, कोई सर्वे किया है क्या इन लोगों के साथ? इतनी कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि आज की जनरेशन को ये पसंद नहीं है. दिन रात काम ही करते हैं. अभी मैं चारों राज्यों में हम काम तो कोई, हम किसी इलेक्शन में इन्वॉल्व तो थे नहीं चारों में. हाँ. बट ऑफ कोर्स हम अपने लिए डेटा स्टडी कर रहे थे, हमारी टीम सब जगह पे थी. हाँ. तो बात तो करते ही हैं. अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा? तो लीडर्स को ये अब समझना चाहिए. अब तो वोटर्स तो लंबे समय के लिए यही रहेंगे ना. आज की जनरेशन जिसको हम जेन नेक्स्ट कह रहे हैं, हाँ, वोटर्स तो वही रहते हैं. वोटर्स तो लंबे समय के लिए यही रहेंगे. जब मैं 18 साल का था, वोट डालने पहली बार गया था, तो जो मेरे बूथ पे पोलिंग एजेंट बैठे थे, आज मैं 46 साल का हूँ, तब वोट डालने जाता हूँ वही बैठे होते हैं. वो लोग नहीं बदलते हैं. वो लोग नहीं बदलते हैं, पर लीडर्स को बदलने की ज़रूरत है. नरेश जी, ये एक थोड़ी यूनिक सी हमने रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम केरलम. कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ, ऑफ कोर्स ये शानदार उनकी जीत हुई, लेकिन जो हिंदू मुसलमान वाला डिवाइड हम देखते हैं, और मैं आपको कह सकती हूँ वेस्ट बंगाल में जो भी थोड़ा मोड़ा मैं घूम कर आई, पोलराइजेशन was a huge reason there. It was a reason, whether it was consolidation of one community on this side, consolidation of the other community on the other side, but polarization was definitely a very big reason. यहाँ पर केरलम में हमने देखा, और मैं आपको कुछ सीट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. केरलम में देखिए, कभी फिल्म्स आई, कभी आपने वहाँ से कई फिल्म्स, केरला स्टोरी 1-2 आई, और उससे इम्पैक्ट सोसाइटी पे हुआ. लोग बात करने लगे, चर्चा होने लगी उन चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा है. बहुत अरेस्ट हुए पिछले 5 साल में केरला से, ये बोलते हुए कि ये सब ऑफ कोर्स टेरर एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें केरला में हुई हैं. हाँ, ये हिंदू मुसलमान के ही कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग ने ये देखा कि ये चला नहीं केरला में. और ये चला नहीं क्यों मैं कह रही हूँ, एक सीट है थनवुर एक सीट है, मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, यहाँ से एक क्रिश्चियन जीत गया. ठीक है. कलमसेरी, ये एक हिंदू मेजॉरिटी सीट है, यहाँ से एक मुसलमान जीत गया. और कोची क्रिश्चियन मेजॉरिटी सीट है, तो वहाँ से एक मुसलमान जीत जाता है. और इसलिए मैं ये अब समझना चाहती हूँ कि ये
ये वाली पॉलिटिक्स वहाँ काम नहीं करती है, ये पॉलिटिक्स कहीं और काम कर जाती है। ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट? व्हाट्स द टेक अवे फ्रॉम हियर? पहली बात तो बहुत खुशी की बात है। ऑफ कोर्स, एज एन इंडियन, बहुत अच्छी बात है। एज एन इंडियन इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग टू नो दैट्स दैट डेटा यू आर प्रेजेंटिंग। मैं पर्सनली ये कभी भी नहीं मानता हूँ, जितने भी थोड़ा बहुत काम किया है, कि केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव लड़के जीता जा सकता है या होता है चुनाव। अगर ये केवल उसके बेसिस पे चुनाव होता, तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, बीजेपी कभी अयोध्या हारती राम मंदिर बनाने के बाद? अगर बीजेपी अयोध्या नहीं जीत पाई राम मंदिर बनाने के बाद उसी साल में, तो आप इस बात को, सॉरी टू से, मीडिया प्रेजेंट्स इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। This is not the sole factor to decide an outcome of an election. चर्चा ज्यादा होती है इस पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर धर्म पे होती ये लड़ाई अयोध्या में, तो बीजेपी नहीं हारती। हाँ, ये बात मानती हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2014 की, कानपुर की। तो एक सर्वे में हमने एक मुस्लिम मोहल्ले में एक यंगस्टर से बात की कि आप किसको वोट करेंगे, तो उसने बोला मैं बीजेपी को वोट कर रहा हूँ 2014 में। तो उसे पूछा गया क्यों, तो हैरानगी की बात थी कि मुसलमान लड़का बोल रहा है मैं बीजेपी वोट कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि मेरे तो अब्बा, मेरी खाला, मेरी फुफ्फो, मेरी बाजी, सब लोग, हम तो ये तो कांग्रेस को वोट करते हैं, मैं नहीं कर रहा वोट। मैं क्यों नहीं कर रहे? बोले देखिए आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ, जहाँ तक आप मेरे घर तक आए हैं, कितना बुरा हाल है रास्ते का। और यंगस्टर था, 19 साल का होगा, 20 साल का होगा। तो बोला मैंने आज तक कभी अपने सांसद को नहीं देखा है। बीजेपी वाले मेरे से 3 बार वोट मांगने आए हैं, तो जो मांगने हैं उसको दे दूंगा, बाकी जहाँ देते रहे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। 2019 सेम पर्सन वाज इंटरव्यूड अगेन। ओके, बोले मैं तो इस बार बीजेपी को ही दे रहा हूँ वोट। बाकी, बोले बाकी फैमिली भी बीजेपी को दे रही है इस बार। ऐसा कैसे हो गया? बोले हमने बीजेपी को, पिछली बार मैंने वोट दिया था तो मेरे कुछ संबंध बन गए यहाँ पे बीजेपी के लोगों के साथ, तो उन्होंने मेरे फलाने को ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, उसने किसी को छोटा सा ये, मतलब उसके लिए तो बड़ा ही था, वो करवा दिया। तो मेरी फैमिली कहती है जो लोग काम करा रहे हैं उन्हीं से वोट कर लेते हैं। ये भी स्टोरीज है हिंदुस्तान की। क्या आप इसको बेसिक डिफरेंस देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? मैं ये डिफरेंस देखता हूं कि आप बहुत हेल्पफुल इंसान है, आप किसी की भी कोई भी मदद देखते हैं, आप करते हैं, और कोई आपसे मदद मांगने आता है, तो आप उसकी मदद करके ज्यादा खुश होंगे। Of course. हम जब छोटे थे तो हमारे घर में जब चुनाव होते थे तो मोहल्ले के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग कांग्रेस की एक पर्ची देने आते थे। उसके ऊपर लिखा होता था, कांग्रेस की मोहर लगी होती थी, कैंडिडेट का नाम लिखा होता था कि ये आप, जबकि उनको मालूम था कि ये घर किसको वोट डालने वाला, पर्ची देने आते थे। आ जाते किसी घर पे, बेसिक्स है। बीजेपी की पर्ची, आप बीजेपी को पता होगा ये पक्का कांग्रेस का घर है, उसके घर भी बीजेपी की पर्ची जाएगी, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जा रही है। कांग्रेस नहीं जाती है? आप बताइए आपके घर, नहीं आप तो काम करते हैं ना, आप बताइए आपके घर कब लास्ट आई थी एज अ वोटर? पोल स्ट्रेटजिस्ट भूल बगैर और सब भूल जाइए, आपके घर कब आई थी लास्ट? नहीं, मेरे घर तो बीजेपी कांग्रेस, मेरी वोट है भी नहीं यहाँ पर, छोड़ दीजिए मुझे। जहाँ पे भी, हाँ, जहाँ पे भी कांग्रेस की पर्ची अपने आसपास पूछ के बताइएगा, कभी सोचिएगा आंकड़ा, ये बड़ा सिंपल सब आंकड़ा दिया। बीजेपी की पर्ची पहुंचती है घर में, कांग्रेस की पर्ची नहीं पहुंचती है। आप सर्वे की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ 11 स्टेट्स में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं कांग्रेस, चाहे पोल स्ट्रेटजी हो, चाहे वो कैंपेन मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग पार्टी नहीं होते हैं, हम पार्टी को नहीं रिप्लेस कर सकते। पर वो अगर आपने कभी आपने एडवाइस किया उन लोगों को? बिल्कुल करते हैं, सुनते नहीं है क्या? नहीं, वो एक अलग विषय है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आपने बोला कि क्या इसको आप बेसिक डिफरेंस मानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की मदद करना चाहें और वो आपसे मदद मांगने ही नहीं आ रहा, कितनी बार कर दोगे बिना मांगे? सारी उम्र करते रहोगे क्या? ताउम्र तो नहीं कर सकते। कांग्रेस इतनी भी मेहनत नहीं करती है कि अपने लिए वोट मांगने के लिए निकल जाए। मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप क्वेश्चन का आंसर आप अपने आसपास के लोगों को, आज आप यहां से जब जाएंगे तो आप अपने जितने लोग आपके ऑफिस में जाने में आपको मिलें उन सबसे पूछेगा सेम सवाल, और फिर आप मेरे से बात कीजिएगा।
मैं तो सच में जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपकी कॉन्वर्सेशन राहुल गांधी से क्या क्या हुई है अबाउट व्हेनेवर यू मस्ट हैव एडवाइज्ड हिम। बहुत छोटा आदमी हूँ, राहुल जी बहुत बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, बट थोड़ा बहुत जो हमने इंटरेक्शन में देखा, मैंने आपको बताया कि उनका इंटेंट ऑनेस्ट रहता है। बाकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स हाफ फुल हाफ एम्प्टी इज अ पर्सपेक्टिव. We might think things differently, he might have better views on that and better ideas on better advisors. So I can't, I'm not competent to comment on that part. Okay, you have smartly kind of avoided answering that question. I have answered in my way. नरेश जी, अब जो चुनाव के नतीजे आए हैं तमिलनाडु से, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, टीवीके की जीत की बड़ी चर्चा हो रही है, और इस चर्चा के बीच में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। टीवीके की जीत का श्रेय लेते हुए कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनफैक्ट उनमें से एक वीडियो प्रशांत किशोर का भी है, जहां वो उस वीडियो में दिख रहे हैं एक स्पीच देते हुए। स्टेज पर विजय भी बैठे हैं, उनके कार्डर्स के सामने स्पीच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पोल स्ट्रैटेजी से संन्यास ले लिया, वो नहीं करते हैं पोल स्ट्रैटेजी किसी भी पार्टी के लिए, अब वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन वो विजय के पास एक किसी खास वजह से आए हैं। उन्हें नहीं लगता कि विजय पॉलिटिक्स करने के लिए तमिलनाडु में आए हैं। उनके एक XYZ रीजंस हैं कि वो विजय के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं। और ये अच्छी खासी स्पीच है उनकी, और वो वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विजय की उन्होंने मदद की है। मगर हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया, और आपको बताऊं, ये रिसर्च के हिसाब से डेक्कन हेरल्ड अखबार की 2025 की एक रिपोर्ट है। ये कहती है कि आईपैक और डीएमके के बीच में कैंपेन हैंडल करने के लिए एक डील हुई, और उसके साथ में डीएमके की इन हाउस कंपनी पॉपुलर एम्पावरमेंट नेटवर्क PEN वो भी थी। अब आईपैक में प्रशांत किशोर है या नहीं है एक पॉपुलर, क्योंकि आईपैक उनकी ही थी, ही फाउंडेड आईपैक, तो ये सवाल उनसे भी बहुत बार किया जाता है। वो कहते हैं मैं आईपैक का पार्ट ही नहीं हूँ। बहुत लोग ये मानते नहीं हैं, बहुत लोग खुद अभी भी लगता है कि भाई आईपैक को पीछे से वही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग को लगता है कि इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ये आईपैक और उनके बीच की डील थी। डीएमके की मुझे नहीं पता उसमें प्रशांत इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। और टीवीके का कैंपेन, जब हमने टीवीके के कैंपेन के बारे में समझने की कोशिश की कि क्या प्रशांत किशोर उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वेदर इट वॉज आईपैक, वेदर इट वॉज प्रशांत किशोर, हु वॉज इट, तो ये हमें जो हमें जानकारी मिली, there's a man by the name of John Arinkoswamy, उनके हाथ में पोल स्ट्रैटेजी विजय की थी। आप उसी फ्रेटर्निटी से हैं नरेश जी, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जानकारी में प्रशांत किशोर क्या विजय की मदद कर रहे थे? क्योंकि विजय ने पब्लिकली तो अभी कुछ बोला नहीं है, उनके तरफ से ना कोई बयान है, ना कुछ एक्नॉलेजमेंट है, ना तो कोई ऐसा एविडेंस है टू सजेस्ट कि हाँ इन्होंने सच में विजय की स्ट्रैटेजी डिवाइस करी है, और इन विजय की इतनी बड़ी जीत का श्रेय प्रशांत किशोर को जाना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको विजय से पूछना चाहिए? विजय तो इंटरव्यूज दे तो हम जरूर पूछेंगे। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड तो मिलते ही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो पूछ ही सकते हैं आप उनसे। अच्छा, आपकी जानकारी क्या है ये बता दो। नहीं, मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, पर मैं आपके क्रेडिट वाली बात के ऊपर, क्रेडिट वॉर वाली बात के ऊपर, जन सुराज के हैंडल से ये ट्वीट हुआ था, ये वीडियो। उनके कुछ रीजन रहे होंगे, हाँ। बट अगर आप मेरे को बता रहे हैं कि आईपैक काम कर रही थी डीएमके के साथ, तो इसका मतलब है कि आईपैक और प्रशांत किशोर अलग अलग काम कर रहे थे। अब अलग अलग काम कर रहे थे, क्लियरली काम कर रहे थे, तो उसका तो विश्लेषण वही दे सकते हैं। बट जो क्रेडिट वॉर वाली बात है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, उसमें क्रेडिट हमेशा लीडर का ही होता है। कोई भी लोग हों, चाहे वो हम हैं, चाहे कोई और हैं, कुछ मशहूर हैं, कुछ कम मशहूर है, कुछ बैकरूम में बिल्कुल जिसको दिखते नहीं है, उनका एक अपना रोल होता है। उस रोल के बाद एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो लीडर का ही होता है। यू कैनॉट ब्राउ बीट द लीडर। द लीडर हैज टू फाइनली टेक अ कॉल, whatever is being suggested or advised, whether he has to implement, take it or not. और क्रेडिट वॉर में मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, मैं अकेला ही शायद इस फील्ड का आदमी होऊंगा कि जिसने चुनाव हारने के बाद भी आर्टिकल लिखा ऑन रिकॉर्ड कि आई वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंपेन एंड दिस इज व्हाई वी लॉस्ट। तो इस क्रेडिट वॉर के चक्कर में मेरे को आप मत घसीटिए। जो लोग पढ़ रहे हैं इस क्रेडिट वॉर के चक्कर में, मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। उनके बारे में आप उन दोनों में से आप, अगर आपसे एक आदमी बात नहीं करे तो दूसरे से बात कर लीजिए, वो आपको जवाब वो देंगे बेटर कि क्या सच्चाई है इसके अंदर। आपसे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि द रोल ऑफ अ
पोल स्ट्रैटेजिस्ट इन एन इलेक्शन, है ना, अगर किसी पार्टी के पास कोई प्रोफेशनल पोल स्ट्रैटेजिस्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है, और ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो फैशन है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई पोल स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करती ही है। बिना पोल स्ट्रैटेजिस्ट के आजकल कोई पार्टी, रीजनल हो, नेशनल हो। आप ही बता रहे हो। हाँ? आप ही तो बता रहे हो भी कि सबने जो हारा है उसने हाँ, भी सब जो हारा है उसने भी की, जो जीता है उसने भी की। मैं वही कह रही हूँ कि हर कोई पोल स्ट्रैटेजिस्ट को हायर करता है। मगर अगर ये टूल इतना कारगर है नरेश जी, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो खुद ही पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं होते हैं, उनकी खुद की पार्टी एक भी सीट नहीं ले आ पाती है, तो फिर क्या मतलब है पोल स्ट्रैटेजिस्ट का? एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए मदद करता है, वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट खुद की पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं ला पाता है। कहाँ गड़बड़ हो जाती है? सवाल क्या है? सवाल यही है। सवाल बस इतना ही है आपसे कि ये सारा गेम तुक्का है या आई मीन कहाँ है भाई? आप लोग सच में कुछ कर पाते हैं या सिर्फ तुक्का है? जहां तुक्का लग गया वो तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। आपको मैं एक रोचक तथ्य बताता हूँ। हाँ। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पोल स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुरानी पोल स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन 100 साल पुरानी है। उसका नाम पता है क्या आपको? क्या? उसका नाम है आरएसएस। वो 100 साल से वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी तो कभी अपने आप को क्लेम भी नहीं करती है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ। वो एक संस्था है। हाँ। जो एक आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, पार्टी को मार्गदर्शन करती है, उस पार्टी को वो जो गाइड करती है, आइडियोलॉजी पे काम करती है, आइडियोलॉजी पे काम करती है, उस आइडियोलॉजी की पार्टी को मार्गदर्शन करती है, उनके लिए सपोर्ट करती है, उनके लिए कैनवसिंग करती है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते प्रतिष्ठित करती है। यही काम हम लोग या हम जैसे लोग करते हैं। चुनाव बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स में हम हमारा रोल करते हैं। और अगर हम चुनाव का ही तुलना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से करें, अब जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, किसी न किसी एडवाइस के लिए कभी मैकेंजी को, कभी पीडब्ल्यूसी को, कभी किसी को बुलाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे को इसमें आपकी एडवाइस चाहिए। ठीक है। वो खुद लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का धंधा कर रहे होते हैं, तो समझ तो उनको भी होती है ना। सेम बात पॉलिटिक्स में भी है। मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट ये बात जरूर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज से आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के तर्ज पे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चुनाव बिना प्रोफेशनल हेल्प के नहीं लड़ा जाएगा। आज की डेट में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद इलेक्शन लेवल पे भी प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक बात रही तुक्के की या बात रही, वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कोई पोल स्ट्रैटेजिस्ट अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करे और एक सीट ना ला पाए तो फिर उसका क्या मतलब होता है? चुनाव किसी का आंकने का पैमाना नहीं होना चाहिए, किसी का भी। दूसरी बात है कि आप ये सवाल कभी किसी पॉलिटिशियन से भी पूछिए कि वो लोग जब हम जैसे लोगों के साथ काम करते हैं, खुद बुलाते हैं या आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी नहीं करती है, बीजेपी भी खूब लोगों से काम करती है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत एजेंसीज ऐसी मिलेंगी जो बीजेपी का भी काम करती हैं। आज की डेट में हर आदमी को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। समय बदल रहा है, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, और उसका आप अगर किसी चीज का आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत समझ है तो आपको शेयर करते हैं। उस शेयर करने से किसी को लाभ होता है, कोई बेटर लेता है, कोई कम लेता है, क्योंकि आप जिसको सलाह देते भी हैं वो आपकी सलाह कितनी लेता है ये भी तो निर्भर करता है। इट्स लाइक अ डॉक्टर गिविंग मेडिसिन और मेडिकल कोर्स टू समवन टू गेट बेटर। नाउ इफ वी डू नॉट टेक इट इन अ कंप्लीट मैनर and we blame it on the doctor and keep changing the doctors, does that work? So how easily now you're blaming it on the political party कि हम तो देते हैं एडवाइस, वो नहीं लेते हैं, तो हम क्या करें? ऐसा नहीं है। समन्वय बना के काम चलता है, बट क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी बड़ी होती हैं उस पर स्टेक होल्डर ज्यादा हो जाते हैं। जो स्टेक होल्डर ज्यादा होंगे, मैं आपके सारी बात का सम अप यहाँ पे करता हूँ कि जो बदलना नहीं चाहता ना, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ चुके होते हैं, किसी कुर्सी पे या किसी पद पे रह चुके होते हैं, उनको लगता है कि हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें तो पहले से ज्यादा मालूम है। जरूर मालूम है, 100% मालूम है आपको ज्यादा। कुछ फाइन ट्यूनिंग करने से कोई नुकसान नहीं होता। ये 4 चुनाव उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। चारों लोगों ने कोई चेंज नहीं किया,
हेमंतो ने फिर भी चेंज करने की कोशिश की, नया दिखाने की, वीक ऑपोजिशन के भी उनको फ़ायदा मिला, रीपैकेजिंग की, उनकी एक इमेज अलग है और पब्लिक के अंदर उनकी इमेज अलग है। जब पब्लिक में जाते हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके से वो मिलते हैं, Engage करते हैं उनके साथ। वो एक चीज़ सीखने वाली है। आप अच्छा लगे, आप कह सकते हैं कि वो उनके बारे में 4 नेगेटिव बातें कर सकते हैं, बट जो चीज़ सीखने वाली है वो आपको सीखनी चाहिए, जनता को क्या पसंद आ रहा है। लीडर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई मेरे को सब मालूम है, मैं जो बताऊंगा जनता वो सुनेगी। जनता सुनती आपने ये थी, कांग्रेस में बार बार फेस किया? ये सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है। और आप जब तक इस बात को खुद से महसूस नहीं कर लेते एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, इफ यू डोंट फील द इम्पैक्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट। सी, मैंने वीरभद्र सिंह साहब से भी काम किया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एमपी थे और राहुल गांधी के साथ भी एमपी थे। मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी काम किया है, मैंने अशोक गहलोत साहब के साथ भी काम किया है, मैंने डीके शिव कुमार के साथ भी काम किया है, मैंने अजीत पवार के साथ भी काम किया है, और मैंने यंगर जनरेशन के भी लोगों के साथ काम किया है। बट इन लोगों का सुनने का जो और समझने का जो मादा है ना, बाकी ज्यादा होता था। अब नरेश अरोड़ा तो वीरभद्र सिंह को सियासत नहीं सिखा सकते ना हिमाचल सिखा सकते हैं, तो फिर भी सुन लेते थे, 10 सुन के 1 मान लेते थे। All right, Mr. Arora, then on that note, thank you so much for the absolutely enlightening, fascinating conversation that Pleasure. we've had. I hope people like watching this episode, and thank you for your time.